Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss the new chapter that is titled as The Fight written by Ruskin Bond. Don't worry, हम बिल्कुल ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले हैं, but yes, ये जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड एन इंसिडेंट जहाँ पर ये दो बच्चे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस स्टोरी, वन इज सूरज वन इज रंजी, तो उनके बीच में कैसी फाइट होती है, उसका एंड क्या होता है, एग्जैक्टली हमें क्या सीखने को मिलेगा भाई एक झगड़े से, एक फाइट से, वो सब हम देखने वाले हैं इन दिस चैप्टर. सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज रिटन बाय अ वेरी 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 वेल नोन ऑथर एंड माई पर्सनल वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स, दैट इज रस्किन बॉन्ड. इनकी बहुत ही स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं, स्पेसिफिकली जो बच्चों के लिए ये स्टोरीज लिखते हैं, एंड इनमें से एक स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, जस्ट इन one or two line discuss what exactly are we going to see, and then we'll begin with the summarized points. आपकी इस बुक में पहले ही पार्ट में कितने पॉइंट्स आप कवर करोगे, सेकंड पार्ट में क्या कवर करोगे, वो सब डिफाइंड होता है. तो इन दिस वीडियो वी वुड सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी एंड द सेकंड हाफ वी वुड कवर इन द कमिंग वीडियो. नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि भाई चैप्टर का नाम द फाइट अप्रोप्रिएट है या नहीं. पूरे चैप्टर में बात ही इसकी होगी कि इनके बीच में जो फाइट होने वाला है, झगड़ा होने वाला है. सो यस, बहुत अच्छा टाइटल है, इससे अच्छा टाइटल आई डोंट थिंक कोई दे सकते हैं हम. नंबर 2, यहाँ पे हम फाइट की बात कर रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द रीजंस दिस बोथ द बॉयज वुड फाइट, हाउ एग्जैक्टली दे वुड कम टू अ कंक्लूजन, हाउ एवरीथिंग वुड बी लाइक कूल एंड चिल एट द एंड. ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इन दिस चैप्टर. क्लियर? सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर फर्स्ट. So Ruskin Bond was born on 19th May 1934. इन्हीं की हम एक स्टोरी और शॉर्ट मॉनसून डायरी भी देख चुके हैं इन द प्रीवियस बुक, राइट, जो हमारी मेन बुक थी उसमें हम देख चुके हैं और शॉर्ट मॉनसून स्टोरी. अब हम इन्हीं की एक और राइटिंग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फाइट. He is an Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. तो वही मैंने बोला ना, बच्चों की जो बुक स्टोरीज हैं, बच्चों का जो ये लिटरेचर पोर्शन है, जो भी स्टोरीज इन्होंने लिखी है, he has done a very good job and yes, he has been like recognized even by the Indian Council for Child Education. So obviously he is a very big renowned person in the field of writing. Now the fight is a story about two boys, Ranji and सूरज. तो यहाँ पर हम दो बच्चों की बात करने वाले हैं, उनके बीच होने वाली एक फाइट को पढ़ेंगे हम. हमें बड़ा मजा आएगा बिकॉज वैसे झगड़े देखने में बड़ा ही मजा आता है, राइट. बट यहाँ पर हम जो है बहुत अच्छी चीज सीखते हुए जाएंगे टुवर्ड्स द एंड, यानी कि जब हम सेकंड पार्ट कवर कर लेंगे. सो यू नीड टू बी वेरी enthusiastic and excited. Exactly what are we going to learn from a fight of someone else. So let's just begin first of all कि हम भाई यहाँ बात कर रहे हैं रंजी और सूरज की, दोनों नाम आपको याद रखने हैं. एंड नाउ लेट्स जस्ट रीड all the pointers that we would cover in the first half of the story. So Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. Number 1, रंजी जो है वो कहीं और, मतलब जहाँ पे वो रहे हैं आज तक, वहाँ उन्होंने इतना ब्यूटीफुल पूल नहीं देखा है, पानी नहीं देखा है, एक पूरा इतना क्लियर वाटर, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे लेटर इन द स्टोरी. और जैसे ही वो ये पूल देखते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, सो ही प्लंजेस यानी ही जम्प्स इनटू इट फॉर स्विम. तो उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे स्विमिंग करनी चाहिए इसमें क्योंकि इतना अच्छा पानी है. जस्ट जम्प्स इनटू इट और स्विमिंग एंजॉय करता है. देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स. समवन एल्स कौन है? वो है सूरज. तो रंजी और सूरज के बीच में एक बहुत बड़े ट्रबलिंग सिचुएशन आ जाती है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है ओवर हु हैज अ राइट टू द पूल. और इनका किस बात पे चर्चा चल रहा है कि भाई किसका ज्यादा हक बनता है पूल पे. बल्कि सबको पता है कि पूल क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी. कोई भी पर्सनली ऐसे नहीं कर सकता कि ये भाई मेरा पूल है एंड ऑल, बिकॉज एवरीबडी इज अलाउड टू यूज द पूल एज इट इज लाइक पब्लिकली, इट्स लाइक बोल सकते हो एक प्रॉपर्टी बन चुकी है कि एवरीबडी हैज द राइट. बट यस, यहाँ पे ये दोनों बच्चे जो हैं आपस में ये फाइट करने लगते हैं, एक डिस्कशन होने लगता है इनके बीच में कि किसका ज्यादा हक बनता है इस पूल पे. A fight ensues. What is ensues? Arises, यानी कि चालू हो जाती है. इसी बात पे झगड़ा स्टार्ट होता है, डेवलप होता है. क्लियर? तो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे रंजी को एक पूल दिखता है, ही फील्स इट्स वेरी नाइस पूल, वो उसमें स्विम करता है. नेक्स्ट डे अगेन ही कम्स, बट यस देयर इज सम अदर पर्सन, जैसे सूरज हैं, और वो दोनों के बीच में एक डिस्कशन चलता है दैट हु हैज द राइट ऑन द पूल, एंड देन एक फाइट डेवलप होती है. द
फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। और जैसे ही हम देखेंगे फाइट वगैरह होगी, इनके बीच में बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई होने वाली है, और पर होगा क्या, एक ड्रॉ हो जाएगा, यानी कौन जीता ये पता ही नहीं चलेगा, बोथ वुड बी लाइक एट इक्वल पोजीशन। क्लियर? तो पहले पार्ट में तो हम यही देखने वाले हैं भाई, बहुत मजा आएगा। हम देखेंगे इनका पहला फाइट एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या करने वाले हैं, और ये ड्रॉ कैसे हो जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर part. So Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. तो अभी सिर्फ एक महीना ही, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है, एक महीने से भी कम दिन हुए हैं किसको, रंजी को यहाँ आए हुए इन राजपुर। और वहां पर एक फॉरेस्ट में उसे एक पूल दिखता है, एक जंगल में उसको एक पानी का पूरा झरना या किनारा दिखता है। It was the height of summer and his school had not yet opened. और बिल्कुल height of summer यानी भयंकर गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रखा था। एंड yes, उसके स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुए थे बिकॉज ऑब्वियसली समर वेकेशंस चल रहे होंगे। एंड हैविंग as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. अब क्या लिखा है यहाँ पर कि क्योंकि उसके अभी कोई स्कूल ओपन नहीं हुए थे तो कोई फ्रेंड्स नहीं बने थे, तो इसीलिए ये खुद डिसाइड करता है कि भाई ये जो सेमी हिल स्टेशन है, यानी कि पूरा हिल स्टेशन नहीं है, आधा हिल्स वगैरह हैं पर इतनी बर्फ नहीं है, इतनी ठंड नहीं है, तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं हिल स्टेशन की, वहां पर ये खुद ही घूम ले, खुद ही देख ले एक बार पूरी जगह को, बिकॉज उसके वहां पर कोई अभी तक दोस्त नहीं बने थे। ही वैंडर्ड अबाउट अ गुड डीड बाय हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद ही बहुत सारी जगह खुद ही रोम करने लगता है, घूम फिर के देख लेता है। into the hills and forest, hills पे जाता है, पूरे जंगलों में जाता है, that stretched away interminably. What is interminably? endlessly, यानी खत्म ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल जाते जाओ और इतने ज्यादा घने जंगल जो है उसको वहां पर दिखते हैं। on all sides of the town, और इस पूरे टाउन के हर जगह, वो किसी भी तरफ चला जाए उसको हिल्स, उसको एंडलेस जंगल्स या फॉरेस्ट जरूर दिखते हैं। सो दिस इज हाउ वो खुद ही मजे से घूम रहा है, बिकॉज उसके अभी तक कोई फ्रेंड्स नहीं है और स्कूल्स भी ओपन नहीं हुए, तो क्या करे, तो यहाँ पर अभी वो देख रहा है कि जगह कैसी है। It was hot, very hot, at that time of the year, and Ranjay walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. अब क्या दिया हुआ है कि इस वक्त जब वो जा रहा है ना, जबकि ये स्टोरी होगी, उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स सुप्रीमली हॉट। एंड रंजे जो है वो किस में वॉक कर रहा है, उसने एक वेस्ट पहनी है, दैट मीन्स अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू वेयर अंडर योर अंडरक्लोथ्स ऑन द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो बनियान होती है ना उसे कहते हैं वेस्ट, ठीक है। तो इतनी गर्मी है तो वो अपनी बनियान में और शॉर्ट्स में घूम रहा है, छोटे से उसने बिल्कुल निक्कर टाइप पहने है और इसमें वो घूम रहा है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गर्मी है। His brown feet white, और उसके पैर कैसे हैं, ब्राउनिश कलर के हैं, यानी इंडियन एक टच जो है वो बताया गया यहाँ पर, तो एक ब्राउनिश से उसके कलर के फीट हैं, एंड दे आर व्हाइट, और वो कैसे हो गए, व्हाइट हो गए, किससे, बिकॉज द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि पूरी जो धरती है उस पर बिल्कुल ऐसे चौक के जैसे पाउडर होता है ना, पाउडरी फॉर्म में, वैसे ही डस्ट मिट्टी है, और वो जैसे उसके पैरों पे उड़ के आ रही है तो पूरा व्हाइट हो गया उसके फीट, क्योंकि कवर हो गए पूरे मिट्टी से। The earth was parched, the grass brown. अर्थ कैसा था, parched. Parched means hot and dry. बहुत ज्यादा गर्मी है और ऑब्वियसली गर्मी में सब बहुत ड्राई फील होता है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है नेचर में, तो इस तरीके से अर्थ अभी बहुत ज्यादा गर्म है। ग्रास जो है वो ग्रीन नहीं रहती, ऑब्वियसली वो ब्राउन होने लगती है, एंड इट इज ब्राउन। द ट्रीज लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है पता ही नहीं है क्या करना है, एनर्जेटिक नहीं बिल्कुल भी। और गर्मियों में तो यही होता है ना कि बिल्कुल शांत होते हैं पेड़, हवा नहीं चल रही, बोलते ना अपन, जैसे अगर हम रात को घूमने जाएं गर्मियों में तो ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं अरे बाप रे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इसका मतलब हवा ही नहीं है, बहुत गर्मी है, राइट। तो ट्रीज क्या है, लिस्टलेस, मतलब वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है, देयर इज नो मूवमेंट, दे आर लाइक स्टिल, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एनर्जी नहीं हो किसमें, ट्रीज में। हार्डली स्टेरिंग, यानी बिल्कुल भी थोड़ी बहुत ऐसे हवा चल रही हो तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है लीव्स वगैरह में, बाकी बिल्कुल स्टिल है, स्टेशनरी है। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और ऐसा लग रहा है ट्रीज जो हैं वो एक ठंडी हवा या फिर एक थोड़ी बारिश के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि इतनी गर्मी है तो पेड़ों को भी लग रहा है कि थोड़ी तो हवा चल जाए, थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो तो वो थोड़ा मूवमेंट करे, या फिर थोड़ी बारिश वगैरह हो जाए तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ये पूरी जगह है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन दिस चैप्टर, दैट रणजी वाज जस्ट रोमिंग अराउंड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, सो ही थॉट व्हाई नॉट टू जस्ट लुक एट ऑल द प्लेसेस बाय हिमसेल्फ, एंड व्हेन ही गोज ही रोम्स अराउंड, ही वैंडर्स, he finds these things, और या फिर ये situation because it's extremely hot at that point of time, it's summer season, clear? So this is how बहुत ज़्यादा गर्मी है। Now let's just read ahead. So it was on such a day, a hot
tired day that Ranji found the pool in the forest. क्यों बताया है इतनी गर्मी है एंड ऑल, बिकॉज ताकि हम फील कर पाए कि रंजी क्यों पूल में जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा ही एक दिन आता है, इट इज वेरी हॉट, इट्स वेरी लाइक बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है एंड टायर्ड डे, और बहुत ज्यादा थक गया था कौन, रंजी। सो इसीलिए जैसे उसको पूल दिखता है, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही थॉट कि व्हाई नॉट टू जस्ट जंप इनटू इट। तो वो ये पूल देखता है इन द फॉरेस्ट। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और पानी इतना साफ था, वो बहुत ज्यादा साफ था कि उसमें थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंसी थी। व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट? क्लैरिटी, पॉसिबल टू सी थ्रू, यानी थोड़ा बहुत दिख जाए, ठीक है, इतनी क्लैरिटी थी। बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट नहीं था, ट्रांसल्यूसेंट था, यानी थोड़ा बहुत क्लियर था। और इसमें वो जो है छोटे छोटे बिल्कुल जो पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, जो पानी में आपको दिख जाते हैं नीचे, ठीक है। जैसे अगर आप किसी में पानी में पूल में एंटर भी करते हो तो आपको फील हो जाता है पैरों से कि वो छोटे छोटे पत्थर है, तो वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे, बिकॉज द पानी जो है यानी जो वाटर था, इट वॉज वेरी क्लियर। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. और वैसे ही था, बहुत सारे रॉक्स हैं, उनमें से पानी जो झरना बहता है उसकी बात हो रही है कि बिल्कुल वाटर जो है वहीं से आ रहा है और इस पूल में जा रहा था। तो दिस इज हाउ इट वाज फीडिंग द पूल, यानी कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी जो है पिला रहा हो पूल को, इस तरीके से पानी की एंट्री हो रही थी। सो द पूल वाज लाइक वेरी अट्रैक्टिव, इट वाज सो क्लियर। सो इसीलिए रंजी ऑब्वियसली वुड बी लाइक वेरी एंथुसियास्टिक एंड एक्साइटेड टू जंप इनटू द पूल। क्लियर? ऑल राइट। During the monsoon, the stream would be a gushing torrent cascading down from the hills. But जब monsoon season होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीजन की बात हो रही है, उस वक्त ये जो स्ट्रीम है यानी ये जो झरना है जिससे पानी जो पूल में एंटर हो रहा है, that would be gushing, यानी बिल्कुल स्पीड में एकदम से बहने लगता होगा। टॉरेंट, टॉरेंट मीन्स रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी बहुत तेज जब पानी बहता है ना, उसे कहते हैं टॉरेंट। Cascading down from the hills. What is cascading? Coming down like a waterfall. और वो नीचे आ रहा होगा, राइट। जैसे ये जो रॉक्स हैं, यहाँ से पानी जो है वो आ रहा है और ये पूल में फीड कर रहा है, वो पूल में पानी एंटर हो रहा है। तो जब बारिश होगी तो स्पीड क्या होगी? बहुत तेज होगी, बिकॉज बहुत ज्यादा जो अमाउंट जो है, वॉल्यूम जो है वो पानी का बढ़ गया, राइट। तो इस तरीके से पानी जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है एंड दिस कुड बी सीन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। During the summer, it was barely a trickle, but yes, जब गर्मी हो जाती है तो पानी सूखने लगता है, राइट। और वैसे बारिश नहीं हो रही है तो barely ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मामूली सा एक बहुत थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। ट्रिकल का मतलब होता है वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर, बट ये जो पानी है वो बहुत कम आ रहा है इन रॉक्स के थ्रू। तो इसीलिए एक डिफरेंस दिख रहा है कि देखो गर्मियों में कितनी ज़्यादा पानी कम है और मॉनसून सीजन में अलग ही इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. But जो plains होते हैं, जो मैदान वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे ट्रीज थोड़े बहुत हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाला एरिया हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी जल्दी सूख जाता है पूल में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, बिकॉज ये जो रॉक्स थे, जो चट्टाने थी, उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा था पानी को, तो इस वजह से ये पानी सूखा नहीं था जैसे कि ये प्लेन्स में सूख जाता है। क्लियर? सो इट वॉज नॉट गेटिंग ड्राइड अप, इंस्टेड द वाटर वॉज देयर एंड इट वॉज नॉट विद दैट स्पीड, यानी कि जितना मॉनसून सीजन में होता है, बट येस एटलीस्ट देयर वाज सम वाटर, जिस तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट था जो रंजी अभी तक देख पा रहे थे। एंड ऑल्सो द पूल वाज वेरी क्लियर, सो ऑब्वियसली एवरी सिचुएशन वाज लाइक फोर्सिंग हिम कि नहीं, ये बहुत ही बढ़िया जगह है, यू मस्ट टेक अ डिप और यू मस्ट स्विम इन द पूल। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. और जैसे ही रंजी ने ये पूल को देखा, he was not at all feeling like hesitant about it. वो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था and he was all ready और बिल्कुल 100% श्योर था कि नहीं, मुझे तो पूल में जाना है। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. तो डेजर्ट एरिया जो है उसके बीच में कहीं कोई टाउन है जहाँ पर रंजी रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, और अब वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है जब भी वहां पर थे राजपुताना डेजर्ट के यहाँ जो भी जगह थी जहाँ पे रहते थे, वहां पर ये बहुत ज्यादा स्विमिंग करने जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले भी। सो ही ऑलरेडी वाज लाइक वेरी fond of swimming, and when he got to see this pool, that too during this summer season, it was very hot, very he was very tired, so yes, definitely was very happy to find a pool there. There he had known only sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. और वहाँ पे जो पूल होते थे वो ऐसे पूल्स नहीं होते थे इतना क्लियर वगैरह, उसने सिर्फ वहाँ पे ऐसे पूल्स देखे जो बड़े स्टिकी से होंगे, मतलब बहुत गंदा हो जाता है पानी, तो बहुत चिपचिपा सा पानी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है वहाँ पे, मडी पूल्स हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ के लोग जो है अपने बफेलोज को, गाय भैंसों को वैलोड यानी कि रोल्ड अबाउट इन मड और डर्टी वाटर, आपने देखा भी वो पिक्चर, जैसे मतलब पूरे पानी में बिल्कुल घूमते रहते हैं। सो ऑलरेडी इतनी मिट्टी होती है बफेलोज पे, पूरे पानी को गंदा कर देती है, स्टिकी सा बना देती है। तो इस तरीके का पानी था जो अभी तक देखा था किसने,
रंजी ने, जहाँ पे वो रहता था. एंड समटाइम्स ही ऑल्सो सॉ दैट वीमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और जो वहाँ पे जो भी लोग रहते थे दे यूज्ड टू लाइक वॉश देयर क्लोथ्स देयर, पूरा पानी गंदा कर देते थे, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं. जब अगर आप वाटर पोल्यूशन पढ़ते हो या फिर आपको ऐसे लिखने को दिया जाता है तो वन ऑफ द रीजंस आप यही लिखते हो, राइट, कि वी शुड लाइक स्टॉप वॉशिंग क्लोथ्स, वी शुड नॉट यूज वाटर फॉर आवर डेली पर्पसेस लाइक दिस, राइट. हमें अपने एनिमल्स को वहाँ पे बात नहीं कराना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, अपने एनिमल्स को साफ कर रहे हैं बट पानी पूरा गंदा कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वहां पर जो पानी देखा था आज तक रंजी ने, वो ऐसा ही होता था, मिट्टी वाला गंदा सा, इतना क्लियर नहीं. बट यस, ये पूल जब उसने देखा जो इतना क्लियर है, इतना ज्यादा साफ है, बढ़िया सा पानी है, ऐसा स्टिकी सा नहीं है, मडी सा नहीं है. सो ही वाज वेरी हैप्पी टू सी द pool. He had never seen a pool like this, so clean and cold and इनवाइटेड. तो उसने कभी भी ऐसा पूल देखा ही नहीं था जो इतना साफ हो, इतना क्लियर हो, इतना ठंडा पानी हो, कोल्ड और इतना इनवाइटिंग हो, जो खुद बोल रहा हो यस यू कैन कम टू टेक अ डिप इनटू माय वाटर. तो इस तरीके से ये जो बहुत अट्रैक्टिव सा पूल था उसने कभी भी नहीं देखा था. ही लेफ्ट इनटू द वाटर. लेफ्ट का मतलब होता है टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, यानी बहुत जोर से जो एक बिल्कुल डिप मारते हैं, डाइव करते हैं, सॉर्ट ऑफ उस तरीके से बोल सकते हैं. तो ये जो है एकदम से पानी में कूद जाता है. हिज लिम्स वर सपल. अब इसके जो हाथ पैर थे वो सपल यानी कि नॉट स्टिफ, बहुत ही ढीले नॉर्मल से थे. क्यों? बिकॉज ही वॉज फ्री ऑफ एनी फैट. बहुत पतला था ये कौन? रंजी. तो इसका अपीयरेंस जो है हम ऐसे सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा पतला सा है, बोनी सा है और इतना ज्यादा फैट नहीं है उसकी बॉडी में. तो उसके जो लिम्स हैं, जो हाथ पैर हैं, वो कैसे थे? बहुत ज्यादा नॉर्मल थे, मतलब वीक थे, इतने ज्यादा स्टिफ नहीं थे. And his dark body glistened in patches of sunlit वाटर. ग्लिसेंड का मतलब होता है शाइन करना, ठीक है. और उसकी जो बॉडी है, जो ब्राउनिश सी बॉडी, वो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी से चमक रही हो. इस तरीके से सिनेरियो दिख रहा था जब वो पूल में एंटर हुआ. द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल. तो बहुत उसको मजा आता है इस दिन, तो वो एंजॉय करता है पानी में, और फिर नेक्स्ट डे फिर वो आने की कोशिश करता है बिकॉज ही फाउंड द प्लेस जहाँ पे उसको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट डे अगेन ही केम. क्वेंच का मतलब होता है कूल, या फिर थोड़ा क्वेंच का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं क्वेंच थर्स्ट, यानी कि जो हमें प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास जो है वो बुझ जाती है. उसी तरीके से ये जो है अपनी बॉडी की क्वेंच को यानी कि कूल करने को, अपनी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए वापस से जाता है इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल. सो ही डिसाइडेड कि भाई नेक्स्ट डे भी मैं वहीं पे जाऊंगा, एंड ही गोज देयर. He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water. What is limpid? Clear. तो वो जो है 1 घंटे तक था इस पूल में. अगले दिन भी बढ़िया वो पानी के अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, एंड इट वाज अ क्लियर वाटर. ही वाज लाइक फुल्ली कंप्लीटली एंजॉयिंग इन दिस पूल. All lines stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. तो या तो वो इस तरीके से ग्लाइड कर रहा था पानी में, बढ़िया एंजॉय कर रहा था, या फिर वहाँ पे येलो कलर के रॉक्स थे, चट्टाने थी, उस पे बिल्कुल ही वाज लाइन स्ट्रेच, यानी वो सीधा सा बिल्कुल लेट गया था वहाँ पर. एंड ही वाज लाइक अंडर द शेड ऑफ ब्रॉड लीव साल ट्रीज. वहाँ पे साल ट्रीज थी और उसकी जो बहुत ही ब्रॉड बड़ी सी पत्तियां होती है उसके नीचे शैडो में ये लेट गया था ऑन द रॉक्स. It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. और जब ये इसी तरीके से लेटा हुआ था पूल्स पे, तो इसने थोड़े डिस्टेंस पे देखा कि कोई और बॉय भी है. देयर इज अनदर बॉय जो वहां पे खड़ा हुआ है, और वो रंजी को ऐसे देख रहा है जैसे कि उसकी आंखों में एक हॉस्टाइल मैनर की, नॉट फ्रेंडली, एक ऐसा गुस्से वाला मैनर, जैसे कि बहुत ज्यादा दुश्मन टाइप की जो फीलिंग आती है, या फिर वो बिल्कुल हैप्पी नहीं हो रंजी को देखकर, इस तरीके की उसकी आंखों में दिख रहा था. एंड ही वाज स्टैंडिंग एट अ लिटिल डिस्टेंस. जो रंजी जहाँ पे लेटे हुए थे उससे थोड़ी दूरी पे. सो ही कुड सी कि दिस बॉय इज लाइक स्टेयरिंग एट मी नॉट हैप्पीली. ही वाज नॉट स्टेयरिंग लाइक इन अ फ्रेंडली वे. ही वाज लुकिंग लाइक जैसे कि वो अभी खा जाएगा. तो इस तरीके से वो देख रहा होता है रंजी को. The other boy was a little older than Ranji, taller, thickest, with a broad nose and thick red lips. अब जो दूसरा लड़का था वो रंजी से थोड़ा बड़ा था, यानी उसकी एज थोड़ी ज्यादा होगी. वो टॉल था, उसकी हाइट अच्छी थी. थिकेस्ट यानी मोटा था. ही was stout, solidly built, यानी मतलब अच्छी बॉडी थी उसकी. with a broad nose and थिक रेड लिप्स, और बहुत ब्रॉड सी नोज थी, फैली हुई नाक थी, और उसके लिप्स भी बहुत थिक थे और रेड कलर के थे. तो इस तरीके से दिख रहा था वो दूसरा पर्सन. बट यस, ही वाज लाइक हेवीली बिल्ड अप. अच्छी बॉडी थी उसकी और थोड़ी एज भी ज्यादा थी रंजी से.
He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, mister?" तो जैसे ही उसने देखा कि रंजी को, जो अभी ही मतलब अभी थोड़े टाइम पहले उसने नोटिस किया था कि वहां पर एक और पर्सन बैठा हुआ है, दैट वाज रंजी, और जब रंजी ने कुछ भी नहीं कहा उसको देखकर, कि उसने कोई भी बात नहीं की जब ये पर्सन को देखकर, तो इसीलिए वो खुद ही पूछता है, जो दूसरा लड़का था वो खुद ही पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर, क्योंकि नाम नहीं पता था उनको, तो पूछते तुम यहाँ पे भाई क्या कर रहे हो इस पुल के पास। Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the others' tone. तो रंजी जो है वो रेडी था कि हाँ भाई कोई नया पर्सन आया, वैसे भी रंजी के कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं यहाँ पे, तो वो बड़ा खुश था कि मैं थोड़ा फ्रेंडली वे में बात करूंगा। ही वाज ऑल रेडी टू बिकम फ्रेंड विद दिस बॉय। बट यस, क्या हुआ भाई, क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि उसकी जो बातचीत की टोन थी, जो वो पूछता है दूसरा बॉय कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उसकी टोन कैसी थी, हॉस्टिलिटी, यानी कि इल वे या एनमिटी, नॉट फ्रेंडली, ऐसे बिल्कुल जैसे दुश्मन टाइप की आवाज होती ना, वैसी टोन उसको लगती है, तो वो थोड़ा स्टेप बैक हो जाता है, यानी पीछे हट जाता है। एंड ही डिड नॉट टॉक इन दैट friendly way that he was thinking about to do. I am swimming, he replied. तो उसने बोला भाई मैं यहाँ स्विमिंग कर रहा हूँ, और क्या करूंगा पूल में, तो मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ। Why don't you join me? तो वो बोलता है तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, आ जाओ, चलो हम एक साथ स्विमिंग करेंगे। I always swim alone, said the other. तो जो दूसरा बॉय है वो बोलता है मैं हमेशा अकेले स्विम करता हूँ, मैं किसी के साथ स्विम नहीं करता। This is my pool, I did not invite you here. वो बोलता है ये पूल मेरा है, it belongs to me, और मैंने तुम्हें कभी यहाँ इन्वाइट नहीं किया, तो तुम कैसे आ गए। तो रंजी को देखकर ये जो दूसरा लड़का है वो बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और मैं हमेशा अकेले स्विम करता हूँ, ये मेरा पूल है, मैंने जब तुम्हें इनवाइट नहीं किया तो तुम यहाँ पे एंटर कैसे हुए, यू कैन नॉट कम टू माय पूल। सो दिस अनदर बॉय वाज लाइक, डोंट नो कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, बिकॉज पूल वाज लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी, इट वाज लाइक नेचर का एलिमेंट, और वो कोई भी यूज कर सकता था, बट दैट अदर बॉय डिड नॉट वांटेड रंजी टू बी पार्ट ऑफ दिस। The stranger strode up to Ranji, who still sat on the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all. तो जो दूसरा बॉय था, जो स्ट्रेंजर था, ही स्ट्रोड अप। स्ट्रोड अप का मतलब होता है टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप, बहुत जल्दी जल्दी आना, बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए। तो इस तरीके से वो रंजी की तरफ आता है, और रंजी अभी भी रॉक पे बैठा था, एक पत्थर पे, एक चट्टान पे बैठा हुआ था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और उसने अपने पैरों को जो है बहुत ज्यादा फर्म तरीके से सैंड पे रख दिया था, यानी अच्छे से रखे हुए थे उसके पैर मिट्टी पे। ऐसे खड़ा हुआ वो, जैसे कि अभी जो कुछ भी बातें करेंगे वो, तो बिल्कुल मैटर जो है वो सेटल हो जाएगा, एंड देन दैट अदर पर्सन वुड आल्सो नॉट से एनीथिंग एंड रंजी वुड आल्सो बी हैप्पी। तो इस तरीके से रंजी जो है वो बिहेव कर रहा था। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। तो वो जो है, जो दूसरा स्ट्रेंजर था, वो जाता है इसके पास, रंजी के पास, और बोलता है तुमको नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, लाइक मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से, विलेजर्स से कभी भी कोई बात का रिप्लाई नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। So you like to fight with villagers, said रंजी। तो रंजी बोलते हैं अच्छा तुम बात नहीं करते हो, मतलब तुम लड़ना पसंद करते हो विलेजर्स से, डू यू वांट टू फाइट। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। तो जब वो बोलता है ना कि आई एम अ वॉरियर, कौन, जो स्ट्रेंजर रहता है, तो इस पर रंजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम विलेजर्स से लड़ना पसंद करते हो, बट मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं भी किसी भी चीज से डरता नहीं हूँ, लाइक इफ यू आर अ वॉरियर आई एम ऑल्सो अ फाइटर। तो इस तरीके से इनकी फाइट धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर। तो जब वो जो दूसरा स्ट्रेंजर है वो बोलता है मैं वॉरियर हूँ, मैं सिपाही हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, और यहाँ पे रंजी भी बोलता है मैं भी फाइटर हूँ, मैं भी डरता नहीं हूँ, आई कैन ऑल्सो फाइंड एनी सर्कमस्टांसेस। दे हैड रीच्ड एन इम्पेस। अब इम्पास जो है उसको एम्पस भी बोलते हैं। इट मीन्स डेडलॉक, यानी प्लेस और पोजिशन फ्रॉम विच देर इज नो वे आउट, यानी वो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे दोनों, ये स्ट्रेंजर और रंजी, कि अब इससे पीछे मुड़ के देखना पॉसिबल नहीं था। नाउ दैट वाज लाइक द एंड, इट वाज अ डेडलॉक, फंस चुके थे वो वहां पर। One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself as a fighter. क्यों ऐसा बोल रहे कि फंस गए थे, क्योंकि एक बहुत ही प्राउड से बोल रहा है कि मैं एक वॉरियर हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं एक फाइटर हूँ, तो बड़ी अनाउंस कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। तो अब दोनों को ही प्रूव करना पड़ेगा ना कि कौन वॉरियर है कौन फाइटर है, तो इस तरीके से अब ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे। There was little else that could be said. और इसके अलावा और कुछ बात करी नहीं जा सकती थी, बिकॉज दोनों ने एक दूसरे को डरा दिया था, भाई मैं भी तुमसे लड़ सकता हूँ, मैं भी तुमसे लड़ सकता हूँ, मैं भी नहीं डरता, मैं भी नहीं डरता। तो इस तरीके से होता है ना, जब एक ऑलरेडी प्रोक्लेमेशन हो गया, एक अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई मैं भी नहीं डरता, दूसरा भी नहीं डरता, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो क्या होगा, एक की जो है हार हो जाएगी, एक की जीत हो जाएगी। तो दिस इज हाउ, अब वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे, एंड देयर वाज नथिंग एल्स दे कुड स्पीक अबाउट नाउ, लाइक देयर वाज नथिंग एल्स दे कुड speak about या they could discuss, because they like pronounced it, they kind of proclaimed it कि नहीं भाई हम तो डरते नहीं किसी से, हम तो अब लड़के दिखाएंगे। You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head.
तो फिर से ये जो स्ट्रेंजर है, जो दूसरा लड़का है, वो रंजी को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक सिपाही हूँ। और वो इस तरीके से बोलता है जैसे उसको लग रहा था कि मे बी रंजी के दिमाग में ये बात घुसी नहीं है, एंटर नहीं हुई है। पेनिट्रेट मीन्स गॉन थ्रू एंड टू, कि वो उसके रंजी के दिमाग में ये चीज गई नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक वॉरियर हूँ, इसीलिए डर नहीं रहा है, इसीलिए वापस नहीं जा रहा है। तो वो फिर से बोलता है, जो दूसरा स्ट्रेंजर होता है, भाई मैं क्या हूँ, एक वॉरियर हूँ। I have heard you say it 3 times, replied रंजी। तो रंजी बोलते हैं मैंने तुम्हें 3 बार सुन लिया, जब तुमने 3 बार बताया कि तुम वॉरियर हो, तो मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ कि हाँ भाई तुम एक वॉरियर हो। Then why are you not running away? तो जो दूसरा स्ट्रेंजर है बोलता है जब अगर तुमने सुन लिया है कि मैं वॉरियर हूँ, और उसको देख के कोई भी डर जाए, बिकॉज उसकी बॉडी अच्छी थी और रंजी तो थोड़ा पतलू सा था, वैसे ही फैट नहीं था उसकी बॉडी में, बोनी सा था। सो यस, उसको लगता है कि जब मैंने इसको बोल दिया मैं वॉरियर हूँ, इसने सुन भी लिया है, तो ये भाग क्यों नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं फिर व्हाई आर यू नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। तो रंजी बोलता है मैं तो इसलिए वेट कर रहा हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं क्यों भागूंगा, यू नीड टू रन अवे। तो इस तरीके से दोनों ही जो है एक दूसरे से एक लड़ाई में एंटर हो ही रहे हैं, एंड द फाइट इज गोइंग टू टेक प्लेस। I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. तो जो स्ट्रेंजर है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब तुम भी नहीं भागोगे, तुम बोल रहे हो कि मेरे लिए वेट कर रहे हो, तो अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। I would start like beating you, said the stranger। वो ऐसे बोल रहा था जैसे क्यों ना assuming a violent attitude, जैसे वो बहुत ज्यादा डरा रहा हो, बड़े गुस्से में हो। showing Ranji the palm of his hand, और वो हाथ दिखा के बोलता है मैं अभी तुम्हें मारता हूँ। तो इस तरीके से उसका जो एटीट्यूड था, जो जेस्चर था, वो ऐसा था कि रंजी डर जाए कि हाँ भाई ये अब जो है कभी भी मुझे मार सकता है। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। अब रंजी भी पीछे नहीं हटने वाला था, वो बोलता हाँ ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कब मारते हो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू जस्ट टेक योर हैंड एंड जस्ट स्लैप मी या बीट मी, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। तो दूसरा बॉय बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें देखना है, मतलब तुम मुझे देखना चाहते हो तुम्हें मारते हुए। रंजी वेटेड एंड रंजी वाज लाइक हाँ मतलब हाँ आ जाओ मार लो। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। तो जो दूसरा बॉय है वो अलग से एक साउंड, ऐसे टाइप का जो साउंड होता है ना, उस तरीके का हिसिंग एक साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। और एक दूसरे को ये लोग घूर घूर के 1 मिनट के लिए देखते रहते हैं। एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज बोथ ऑफ देम वर वेरी एंग्री। दोनों ही बड़े गुस्से में हैं और एक दूसरे को स्टेयर करके देख रहे हैं कि अब देखता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ रंजी जो है दूसरे स्ट्रेंजर बॉय के लिए कि वो मुझे कब मारता है। Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. Muster का मतलब होता है गैदर करना, कलेक्ट और गैदर, यानी कि ये वेट कर रहा था रंजी कि हाँ देखता हूँ। तो वॉरियर को तो भाई गुस्सा आ गया, उसने अपना हाथ लिया और उसने बहुत जोर से स्लैप किया, बहुत जोर से चाटा मारा। किसको? रंजी को। और इतने फोर्स से मारा जितना भी फोर्स वो लगा सकता था। So you can imagine that person was like built, बहुत अच्छी बॉडी है उसकी, और पूरे फोर्स के साथ उसने रंजी को मारा। रंजी staggered, feeling quite dizzy. Staggered का मतलब होता है felt weak, unsteady, यानी जब कोई चाटा मारता तो हिल जाते हैं ना, तो रंजी जो है वो बहुत ज्यादा से हिल गया था। ही वॉज फीलिंग डिजी, अनकॉन्शियस, चक्कर टाइप के आने लगे उसको, बिकॉज बहुत जोर से मारा था उस स्ट्रेंजर ने। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और इतनी जोर से मारा था कि मोटे मोटे बिल्कुल उंगलियों के लाल लाल निशान छप गए थे किसके? रंजी के फेस पे। सो द फाइट वॉज लाइक अब तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज उस स्ट्रेंजर ने बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया। ही हैड लाइक गिवन अ स्लैप, अ वेरी बिग टाइट स्लैप टू दिस पर्सन, दैट इज रंजी। There you are, exclaimed his assailant. Now what is assailant? The person who attacks like enemy या adversary भी हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे later in the chapter. तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मतलब तुमने मारा ना, लाइक तुम मेरे एनिमी हो एंड यू डिड इट। तो इस तरीके से फाइट जो है वो और ज्यादा फायर अप हो रही है, यानी बहुत ज्यादा स्टार्ट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। Will you be off now? तो वो बोलते हैं अब तो तुम चले जाओगे ना, मतलब अब मैंने मार दिया तुमको, अब चले जाओ यहाँ से। Now you just run away from this place. For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. अब इस चीज का आंसर देने के लिए रंजी ने क्या किया? उसने अपना हाथ बिल्कुल घुमाया, बिल्कुल मुट्ठी बांधी और बहुत जोर से किसको मारा? इस स्ट्रेंजर को। और उसके हाथ से ऑब्वियसली बहुत जोर से लगी होगी, बिकॉज इट वाज अ बोनी फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, बोनी मतलब हड्डियां थी पूरी, बिल्कुल भी फैट नहीं है उसकी बॉडी में। तो इस तरीके से वो अपनी मुट्ठी से एक मुक्का मारता है किसको? इस स्ट्रेंजर को। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। अब दोनों ने एक दूसरे को एक एक बार मार दिया। अब तो भैया फाइट खत्म होने वाली नहीं थी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अब लड़ने लगते हैं। एंड दे वर लाइक एट ईच अदर्स थ्रोट्स, स्विंग ऑन द रॉक। व्हाट इज स्विंग? मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, यानी एक दूसरे के गले पकड़ लिए, बिल्कुल एक पत्थर से दूसरे पत्थर एक दूसरे को पटक रहे हैं, बहुत जोर जोर से एक दूसरे को मार रहे थे। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, वहां पे जो भी मिट्टी थी उस पर कोई एक जन को फेंक रहा है, फिर वो उठा के दूसरे को फेंक रहा है। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एंड देन एक रोलिंग वाला नहीं दिखाते हैं बिल्कुल टीवी में सीन, बिल्कुल पकड़ के ऐसे घूम रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके की फाइट चल रही है। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ
desperate violent struggle and then their arms their legs they were like all locked because इस तरीके से मार रहे थे एक दूसरे को जैसे बहुत गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा वायलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी ही एक ताकत लगा के कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से बचने के लिए. सो दिस इज हाउ उनकी फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे. सो दिस इज हाउ उनकी फाइट जो है वो बिगैन होती है. एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई चैप्टर का नाम द फाइट क्यों दिया है. क्लियर? ऑल राइट. Gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool. और ये फाइट जो है वो किस तरीके से हो रही है? They were gasping and cursing. बिल्कुल बहुत जोरों से ब्रेथ ले रहे हैं, एक दूसरे को कर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत वर्ड्स बोल रहे हैं. क्लोइंग का मतलब है टू स्क्रैच और टीयर somebody, एक दूसरे को इतनी जोर जोर से मारा, नोचना बोलते ना उसी, दैट इज क्लोइंग. इस तरीके से एक दूसरे को ये मार रहे हैं. Slapping and they rolled into the shallows of the pool and they were like slapping each other, एक दूसरे को चाटे मार रहे हैं. Then they were moving or rolling into the shallow pool. Even in the water the fight continued as spluttering and covered with mud. अब पानी में चलेगा तो वहां तो फाइट रुक जानी चाहिए ना, नहीं, वहां पे भी हार नहीं मान रहे, एक दूसरे को बहुत मारते हैं वहां पर, तो पानी में भी फाइट जो है वो कंटिन्यू होती है. Spluttering and covered with mud. What is spluttering? Speaking quickly or confusedly, यानी कि बहुत कंफ्यूज वे में एक दूसरे को मार रहे हैं. एंड लाइक दे वर कवर्ड विथ मड, इस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, कंफ्यूजडली बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं एक दूसरे को, पूरी तरीके से मिट्टी में भरे हुए हैं. दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट. ग्रोप्ड का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग और फाइंड योर वे यूजिंग योर हैंड्स बिकॉज यू कैन नॉट सी, यानी पानी में कुछ दिख नहीं रहा है तो अपने हाथ से एक दूसरे के गले को ढूंढ रहे हैं कि भाई हम उसको पकड़ के मारे. एंड दिस इज हाउ उनको कुछ दिख नहीं रहा है बट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कंप्लीटली पूरी जान लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे को मारने के लिए. सो दिस इज हाउ उनकी फाइट जो है वो कंटिन्यू हो रही है. एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक वेरी वायलेंट, वेरी एंग्री एंड वी डोंट नो लाइक द फाइट इज गोइंग टू एंड और नॉट. But after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. But yes, पूरे 5 मिनट से ये लोग लड़ रहे हैं. Frenzied का मतलब violent, बहुत गुस्से वाली लड़ाई हो रही है 5 मिनट से. Unscientific struggle यानी कोई लॉजिकली नहीं है, कोई साइंस ही नहीं है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. Neither boy had emerged victorious. दोनों में से कोई भी नहीं जीता, किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई, किसी का भी ट्रायम्फ नहीं हुआ, यानी दोनों ही अभी तक जीते नहीं थे. Their body is heaving with exhaustion. और इतनी ताकत लगा के एक दूसरे को मार रहे हैं तो इनकी पूरी बॉडी जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी बॉडी जो है टायर्ड हो गई हो, एग्जॉस्ट हो गई हो, यानी दे वर लाइक कंप्लीटली थक चुके थे, वो इतना ज़्यादा लड़ाई कर ली थी. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक. और दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर खड़े हो गए और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात कर ले, बट ये इतने थक गए थे कि उनकी बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहे. ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा, या तो भाग ले, यू आर लाइक रनिंग अ लॉट, फिर उसके बाद बातचीत करना थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज हम सांस ही गैदर कर रहे होते हैं, वी आर लाइक गैदरिंग आवर ओन ब्रेथ. तो इस तरीके से ये लोग इतनी देर से लड़ रहे थे, बहुत थक चुके थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हो गए. एंड दे वर लाइक मेकिंग द बेस्ट एफर्ट्स ताकि वो एक दूसरे से बात कर पाए. Now do you realize I am a warrior? Gazed the stranger. अब जो स्ट्रेंजर है वो भी ऐसे हाफते हुए, गेज मतलब हाफ रहा है, इस तरीके से बोलता है अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या हूँ, एक वॉरियर हूँ. देखा है तुम्हें कितनी अच्छे से तुम्हें पिटाई करी, मैं बिल्कुल भी नहीं हारा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा था मैं इतना बड़ा वॉरियर हूँ. आई एम लाइक सोल्जर, एक सिपाही की तरह हूँ, मैं हार नहीं मानता हूँ. डू यू नो आई एम अ फाइटर सेड रंजी विद डिफिकल्टी. अब रंजी भी भैया हार थोड़ी ना मानी उसने, तो वो भी थोड़ी उसको बहुत ताकत लग रही थी, मुश्किल हो रहा था बात करना बिकॉज ऑब्वियसली इतना थक गया था वो. तो वो भी डिफिकल्टी से बोलता है कि तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि मैं भी एक फाइटर हूँ, मैं भी पूरी कंप्लीटली अपना 100% दे रहा हूँ. They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and rapid beating of their hearts. तो ये जो है एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एकदम से शांति हो जाती है, दोनों ही कुछ नहीं बोलते हैं. और उस पूरे शांति के टाइम पे क्या सुनाई देता है, इनकी हैवी ब्रीथिंग, यानी दोनों ही बहुत जोर जोर से सांस ले रहे हैं बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे. एंड द रैपिड यानी कि फास्ट, बहुत तेज, और इनकी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी, यानी कि दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे. एंड दे वर लाइक साइलेंट. अब वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और एक दूसरे की बात समझ रहे थे. वो बोल रहा है मैं वॉरियर हूँ, वो बोल रहा है मैं फाइटर हूँ. Then you will not leave the pool, said the warrior. तो इस पे जो स्ट्रेंजर था, जो वॉरियर था, वो बोलता है इसका मतलब तुम पूल छोड़ के नहीं जाओगे, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो. I will not leave it, said रंजी. तो रंजी बोलता है हाँ मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा. And I am not going to leave this pool. Then we shall have to continue the fight, said the other. तो दूसरा जो वॉरियर होता है, स्ट्रेंजर है, वो बोलता है मतलब इसका मतलब हमें लड़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी बिकॉज जब तक हार जीत का फैसला नहीं होगा, हाउ कैन वी डिसाइड कि कौन रहने वाला है पूल में या कौन नहीं. सो द स्ट्रेंजर वाज लाइक वी नीड टू कंटिन्यू द फाइट, हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. ऑल राइट सेड रंजी. नाउ रंजी वाज लाइक ऑल ओके, आई एम ऑल रेडी, लेट्स जस्ट कंटिन्यू द फाइट, हम इसे आगे जारी रखेंगे एंड लेट्स सी कि फिर कौन जीतता है.
बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर टुक द इनिशिएटिव। दोनों ही बोल रहे हैं हाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, पर कोई भी मूव नहीं कर रहा। ऐसा होता है ना, पहले तुम मारो, इस तरीके से मूवी सीन होता है उस तरीके से दिख रहा है। नहीं, दोनों ही में ताकत नहीं है, दोनों इतने थक गए हैं, दोनों ही कोशिश नहीं करना चाहते हैं लड़ने की फिर से। बट यस, दोनों बोल रहे हैं कि हाँ फाइट को तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बट नीदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी फाइट स्टार्ट नहीं की। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, और उसी वक्त ये जो वॉरियर है ही हैड लाइक अ न्यू आइडिया। इंस्पिरेशन का मतलब एक नया उसको सुझाव आया, एक नया आइडिया आया। एंड ही देन ही टोल्ड वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। बोलता चलो ठीक है, हम कल फाइट स्टार्ट करते हैं। ये वॉरियर का आइडिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी थक गया है और रंजी भी थक गया है, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा था। दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए था कि हाँ थोड़ा रिलैक्स कर ले, बकल अप कर ले अपने आप को, एंड देन दे वुड फाइट द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर वो वॉरियर जो है वो उनको बोलता है रंजी को कि लेट्स जस्ट कंटिन्यू द फाइट द नेक्स्ट डे, हम कल आके फिर से लड़ेंगे। इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। तो वो बोलता है अगर तुम में हिम्मत होगी या तुम हिम्मत करके कल आते भी हो तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम पे दया नहीं करूंगा जैसे मैंने आज की है तुम पे। यानी मैंने तुम पे मर्सी की, आज मैंने दया दिखाई, इसीलिए तुम बच गए। अब मैं कल तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम गलती से भी आ जाते हो, इफ यू हैव दैट डेयर इन यू कि तुम इतनी हिम्मत से आ सकते हो, देन डेफिनेटली कम टुमारो। और मैं इस तरीके से तुम्हें दिखाऊंगा कि फाइट करूंगा, तुम्हें ऐसा इतना मारूंगा तुमको, बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें आज दिखाई थी। सो देन लेट्स सी कि टुमारो फिर कौन जीतता है। तो दिस इज हाउ वो वॉरियर जो है वो अपना भी ठीक हो जाता है कि हाँ अभी मैं थक गया हूँ। रंजी के लिए भी अच्छा हो जाता है कि हाँ अभी ताकत नहीं है, तो कल यानी नेक्स्ट डे जो है डिसाइड करेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। डन, ऑल राइट। I will come tomorrow, said रंजी। तो रंजी बोलता है मैं बिल्कुल आऊंगा कल, मैं डरता थोड़ी ना हूं, तो मैं बिल्कुल आऊंगा कल एंड लेट्स जस्ट कंटिन्यू द फाइट, आई विल बी रेडी फॉर यू। तो बोलता है कि ठीक है मैं भी तैयार रहूंगा तुम्हारे लिए, चलो आ जाओ, कल हम लड़ेंगे। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। और फिर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। जिस जिस रॉक पे इन लोगों ने अपने कपड़े रखे थे, बिकॉज वो स्विमिंग कर रहे थे, वो कपड़े पहने एंड दे जस्ट लेफ्ट बाय डिफरेंट रूट्स। और दोनों ही फॉरेस्ट के जंगल से अलग अलग रास्तों से चले गए वापस। एंड देन दे डिसाइडेड कि नेक्स्ट डे वो मिलेंगे एंड फाइट कंटिन्यू होगी। तो भाई पहला जो मैच है वो तो ड्रॉ हो गया, दोनों ही नहीं हारे, दोनों ही नहीं जीते। सो इट वाज लाइक अभी कंप्लीटली 1-1 पॉइंट पे या 0-0 पॉइंट पे कह सकते हो। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट फाइट जब होगी यानी नेक्स्ट डे कौन जीतता है। क्या रंजी को अलाउ कर पाएगा जो स्ट्रेंजर है कि पूल पे तुम आओ, या रंजी जो है वो हार जाएगा या जीत जाएगा। एवरीथिंग वी विल गेट टू सी इन द सेकंड पार्ट। डन, ऑल राइट। And in today's video, we are going to discuss the explanation of the second part of the chapter, The Fight. हम already इसके first part का explanation जो है वो देख चुके हैं in the previous video. So we know that exactly what we are talking about in this chapter. तो अभी तक हमने क्या देखा है स्टोरी में, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. That we are talking about two boys. One is Ranji and one is the stranger boy, जिसका नाम अभी तक हमें नहीं पता चला है in the first half. और रंजी जो है उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है इस जगह पे आए हुए। और जब वो क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं हैं और उसके स्कूल भी रीओपन नहीं हुए हैं, तो वो जो है ऐसे नॉर्मली रोम करता रहता है, घूमता रहता है इस जगह पे। एंड बिकॉज इट्स टू हॉट, इट्स लाइक समर सीजन, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा थक गया है वो। एंड सडनली वो एक पूल देखता है जिसको उसने कभी ऐसा पूल उसने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। बिकॉज जितने भी पूल्स अभी तक उसने देखे थे जब वो डेजर्ट में किसी जगह पे रहता था, तो वो पूल्स बड़े मडी, बहुत ही डर्टी होते थे, इतने क्लीन नहीं होते थे। बट दिस पूल वाज लाइक लिम्पिड, इट वाज वेरी क्लियर, द स्टोन्स वर आल्सो, द पेबल्स वर आल्सो विजिबल डाउनस्टेयर्स, मतलब जो उसके नीचे था अंडर द वाटर। और इस तरीके से वो पूल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो जो रंजी है वो बढ़िया उसमें डाइव करता है, अपनी स्विमिंग करता है। एंड नेक्स्ट डे वो फिर से आता है। अब नेक्स्ट डे जब वो आता है तो उसने वापस से स्विमिंग वगैरह कर ली है, अभी रॉक्स पे बैठा हुआ है, और उसको एकदम से दिखता है कि एक और कोई बॉय है जो थोड़े डिस्टेंस पे खड़े होकर उसको ऐसे घूर रहा है जैसे कि एक दुश्मन देखता है एक दूसरे को, यानी एक अनफ्रेंडली वे में वो उसको स्टेयर कर रहा था। नाउ रंजी वॉज ऑल रेडी टू बी फ्रेंड्स विद दिस बॉय बिकॉज ऑब्वियसली उसके कोई अभी तक दोस्त नहीं थे। बट जिस तरीके से वो स्ट्रेंजर इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो टोन में समझ आ जाता है कि भाई वो पर्सन जो है वो बिल्कुल भी फ्रेंड बनाने की मूड में नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो रंजी बोलते हैं भाई मैं स्विमिंग कर रहा था। एंड दैट पर्सन वाज लाइक, दैट बॉय वाज लाइक कि कैसे तुम, ये मेरा पूल है, मैं किसी को अलाउ नहीं करता, तो तुम कैसे आ गए, मैं एक वॉरियर हूँ। देन रंजी वाज लाइक मैं एक फाइटर हूँ। और इस तरीके से इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है। एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग, एक दूसरे को बहुत मारते हैं, ये स्लैप करते हैं, मुक्के मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े आते हैं, एवरीथिंग। बहुत भयंकर फाइट होती है इनके बीच में। एंड फाइनली दोनों थक जाते हैं लड़ के, बट कोई भी अभी तक जीता नहीं था। बोथ वर लाइक इक्वली गिविंग दैट टक्कर टू ईच अदर। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये लोग
लोग क्योंकि इतना थक जाते हैं तो देवर लाइक कि फाइट तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बिकॉज रंजी बोलते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा एंड वॉरियर वाज लाइक मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। तो बोथ ऑफ देम वर टायर्ड, दैट्स व्हाई दे बोथ वर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव टू कंटिन्यू द फाइट। और इसी बीच में जो इतना साइलेंस होता है उस बीच में जो स्ट्रेंजर बॉय है उसको एक आइडिया आता है कि भाई हम जो फाइट है कल यानी अगले दिन जो है कंटिन्यू करेंगे एंड लेट्स सी फिर वो कौन जीतता है। देन फाइनली एक डिसीजन हो जाएगा कि उन्हें ये पूल में किसको अलाउ करना है या किसको नहीं। तो अभी तक तो एक ड्रॉ हो चुका है, लाइक 1-1 है पॉइंट्स, दोनों ही एक एक पॉइंट स्कोर कर चुके हैं। बोथ ऑफ देम आर लाइक एट इक्वल पेस, बट यस अब ये फाइट नेक्स्ट डे कंटिन्यू होगी और वही हमें देखना है इन दिस हाफ दैट व्हाट वुड एग्जैक्टली हैपन। जैसे ये फाइट बिगिन होगी, कौन जीतेगा, किस तरीके से चीजें चेंज होंगी, व्हाई दिस चैप्टर इज गिवन टू अस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो नाउ जस्ट वी शुड बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड हाफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो इन द सेकंड हाफ व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू सी, वो सारी चीजें एक समराइज्ड वे में आपको गिवन है, ठीक है। So next day the two claimants face each other across the pool. Claimants का मतलब होता है person who claims something. दोनों ही claim कर रहे थे ना, मैं warrior हूँ, मैं fighter हूँ, तो दोनों क्या हो गए, claimants हो गए। They were like claiming for each other. तो इसीलिए अगले दिन जो है दोनों फिर से मिलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं था कि दोनों में से कोई भी एक था जो आया ना हो पूल पे। Both of them equally like presented themselves near the pool and then वो उनकी fight जो है obviously start होगी। They throw challenges and counter challenges at each other. एक मारता है फिर दूसरा उसका जवाब देता है, तो इस तरीके से एक दूसरे को मारते हैं, फाइट करते हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, क्लियर। अब क्या ये चैलेंजेस का मतलब सच में फाइट है या फिर कोई और चैलेंज की बात हो रही है कि तू ये करके दिखा, तो वो बोलेगा मैं तुम ये करके दिखाओ, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे लेटर इन द चैप्टर, बिकॉज अगर ये पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी तो ऑब्वियसली स्टोरी का मजा जो है वो खराब हो जाएगा। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग विथ ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर वाज समथिंग। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये जो पॉइंट है ना, जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो अराउंड आई गेस मैंने 2 या 3 आंसर्स में इसको यूज किया होगा, बिकॉज ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। कि यहाँ पे इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी कि द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज या द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। एक दूसरे से लड़ने के बजाय अच्छी चीज ये होगी कि हम एक साथ मिलकर किसी और चीज के लिए लड़े, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 बच्चे हैं, जैसे एक टॉपर है और एक सेकंड रैंकर है, और दोनों एक दूसरे को चैलेंज करे, भाई तू बेहतर है, नहीं नहीं मैं आता हूँ बेहतर, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ता हूँ एंड ऑल, तो ऐसे फाइट करेंगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बट यस अगर ये दोनों मिलजुल कर एक साथ पढ़ाई करें, दोनों ही कोशिश करें फर्स्ट आने की एक साथ, तो कुछ भी हो सकता है, राइट, बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। सो वही एक चीज है कि सोल्यूशन जो है वो इस चीज में नहीं होता कि आप एक दूसरे से फाइट करो, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर मोटिव को फुलफिल करो, एक पर्टिकुलर चीज के लिए फाइट करो, वो बेटर है। और यही एक सॉर्ट ऑफ मैसेज भी है जो कन्वे होगा इस चैप्टर में। तो हम इसे भी देखेंगे, जैसे जैसे एंड में पहुंचेंगे ना, बहुत अच्छे से ये पॉइंट हमको समझ आ जाएगा, क्लियर। तो ओवरऑल ये देखने को मिलने वाला है कि दोनों जो है फाइट के लिए आते हैं, अगले दिन क्या होता है, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, दोनों एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं वो हमें देखना है। और थर्ड थिंग है, दोनों को एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है, यानी दोनों रियलाइज करते हैं कि एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है कॉमन चीज के लिए मिलकर लड़े, क्लियर, ऑल राइट। Now the story or the second half begins from here. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. अब एक दूसरे को इतना मारा है, बाप रे बाप, इतना ज्यादा स्लैप किया है, घूसे मारे हैं, तो ऑब्वियसली मार्क्स रह गए होंगे, राइट, कट्स, देन ब्रूसेस, बिल्कुल नीला पड़ जा रहा होगा, इंजरीज होंगी। तो ये सारी चीजें जो है जब रंजी अपने घर पहुंचता है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो जो है ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाए कि भाई इसको कैसे लगी, कैसे बताएगा कि पूल के लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, अगले दिन हम फिर लड़ने जाने वाले हैं। तो इस तरीके से उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि वो कैसे बताए कि उसको ये सब चीजें या ये चोटें कैसे लगी हैं, वो फेस पे हो, वो लेग पे हो, वो आर्म्स पे हो, वो कैसे बताए, वही चीज उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट थी। इट वाज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। और ये उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था, या उसके लिए वो कर ही नहीं पा रहा था कि वो कंसील यानी कि हाइड कर पाए इस फैक्ट को कि कैसे वो एक इतनी खतरनाक लड़ाई का पार्ट था, एक वायलेंट फाइट का पार्ट था, और उस वजह से उसको ये सब चोटें जो है वो आई हैं।
and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. Obviously mother would be like very worried, right? हर किसी की मम्मी बड़ी टेंशन में आ जाती है इस तरीके से देखती है तो वो क्या करती है, इसको एडवाइस रंजी को कि पूरा दिन तुम्हें घर पे ही रहना है, तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी चोट को छुपा तो नहीं पाता है, बिकॉज क्या क्या छुपाएगा, हाथ पैर की तो चोट फिर भी छुपा लेगा, मुंह पे लगी हुई थी, तो इसीलिए वो डिफिकल्ट था उसके लिए इसको हाइड करना, और वो इस चीज को नहीं छुपा पाया कि बहुत ज्यादा गहरी या बहुत खतरनाक लड़ाई का पार्ट वो था। इसीलिए उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें बाकी के दिन जो है वो घर पे ही रहना चाहिए। क्लियर? ऑल राइट। That evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot, sweet jalebis. पर फिर भी उसकी जब मॉम ने बोला कि तुम्हें घर पे ही रहना है, बट क्योंकि उसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी, इतना सब कुछ हो गया था, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, अगले दिन फिर जाना था, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, वो पीस पे नहीं था, काम नहीं था, वो शांत नहीं था। तो इसीलिए वो घर से जो है छुपके से शाम को निकलता है और बाजार चला जाता है, मार्केट चला जाता है, जहाँ उसको कंफर्ट और सोलेस, सोलेस मीन्स कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस, यानी एक जो होता है ना कि हाँ बेटा कुछ नहीं होगा, वो होता है सोलेस, पीस, ठीक है, एक शांति। तो वो शांति जो है, वो कंफर्टेबल जो चीज़ है, वो कंफर्ट जो है, वो उसको कहाँ मिली? वो जब मार्केट गया और उसने क्या खरीदे? उसने खरीदी जलेबीज, बनाना लीफ पे जो रखी हुई थी, बिल्कुल टेस्टी सी हॉट सी जलेबीज, और उसके अलावा उसने लिया एक लेमोनेड, जो लेमन ड्रिंक होता है, जो कि क्या था? विविडली कलर्ड, यानी कि इंटेंसली डीप, बहुत प्यारा सा कलर था उसका, डीप बिल्कुल कलर था लेमोनेड का। तो लेमोनेड और जलेबीज में उसने कंफर्ट या अपना पीस ढूंढने की कोशिश की। तो अगले दिन वो मतलब मार्केट में शाम को निकल गया वो घर से छुपते से, और फिर इस तरीके से वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, बिकम्स लाइक हैप्पी, और इस तरीके से वो एक सोल्यूशन निकाल लेता है अपनी सैडनेस को हटाने के लिए, एंड दैट वाज अ बॉटल ऑफ लेमोनेड एंड हॉट टेस्टी जलेबीज। क्लियर? ऑल राइट। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? एडवर्सरी मतलब जो दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवर्सरी। तो बस उसने अपना लेमोनेड खत्म ही किया था, वो पी चुका था अपना लेमोनेड। When he saw his adversary coming down the road, जब उसने क्या देखा कि वो जो दुश्मन था उसका, वो जो क्या था, स्ट्रेंजर, जिस लड़के से इसकी फाइट हुई थी, वो इसी वक्त यहीं पे जो है इस तरफ आ रहा था। सो एडवर्सरी मीन्स ओपोनेंट या एनिमी। His first impulse was to run away or turn away and look elsewhere. तो उसका पहला जो इम्पल्स था, यानी उसका जो पहला विश था, या उसको लगा उसे क्या करना चाहिए। सो इम्पल्स मीन स्ट्रॉन्ग सडन डिजायर टू डू समथिंग। तो पहली जो उसकी एक तरीके का बोल सकते हैं कि फील आया उसको कि उसको क्या करना चाहिए, कि वो इधर उधर देख ले, अपने मुंडी जो है वो इस साइड कर ले, कहीं पे और चेहरा शिफ्ट कर ले, ताकि वो कहीं और देखने लगे, उस पर नोटिस ही ना करे कि मैंने उसको देखा है। देन हिज सेकेंड वॉज टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल एट हिज एनिमी। और दूसरी उसके दिमाग में चीज आ रही थी कि वो ये जो लेमोनेड बॉटल है ना, वो अपने दुश्मन के मुंह पे फेंक दे, या उस स्ट्रेंजर बॉय के मुंह पे फेंक दे। तो इस तरीके से उसके दिमाग में दो चीजें चल रही थी, या तो इधर उधर देखने लगे, इग्नोर कर दे उस बॉय को, या फिर ये लेमोनेड सीधे उसके मुंह पे फेंक के मारे। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स। बट ना तो उसने इधर उधर देखा, इग्नोर किया, ना ही उसने लेमोनेड की बॉटल फेंक के मारी, तो उसने दोनों ही चीजें नहीं की। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। नाउ व्हाट इज स्काउल्ड? लुक्ड एंग्रीली। बल्कि उसने क्या किया, वो खड़ा हो गया ग्राउंड पे एकदम से, और वो जो उसका एडवर्सरी था, जो दुश्मन था, उसको उसने गुस्से से देखा, और इस तरीके से उसने एक्सप्रेशन दिया कि ही वाज नॉट हैप्पी टू सी दैट बॉय। तो इस तरीके से उसने क्या किया, वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने एकदम गुस्से से देखा अपने ओपोनेंट को, ना तो उसने लेमोनेड फेंक के मारा, ना ही उसने उसको इग्नोर किया। क्लियर? ऑल राइट। And the warrior said nothing either, but scowled back with equal ferocity. और जो warrior था ना, जो stranger boy था, उसने भी कुछ नहीं किया, यानी उसने कुछ कहा नहीं, कुछ भी ऐसा action नहीं किया, but yes, उसने भी equal ferocity यानी कि fierceness suggesting anger या cruelty, उतने ही गुस्से के साथ उसने भी घूर घूर के देखा किसको, अपने opponent यानी कि रंजी को, यानी वो भी इतने गुस्से वाले expression से वहां से चला गया। The next day was as hot as the previous one. और अगले दिन भी उतनी ही गर्मी थी जितनी कि उस दिन थी जिस दिन उन्होंने फाइट की थी, यानी द प्रीवियस डे, एंड दैट पर्टिकुलर डे वाज आल्सो वेरी हॉट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। और रंजी को बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था, एक तो पहले ही बेचारा था पतलू सा आया, तो नहीं ज़्यादा मार खा के आया था, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था, वो थोड़ा आलस भी फील कर रहा था, बिकॉज समर्स भी थे और उसको लगी भी थी, एंड बिल्कुल भी वो ईगर नहीं था, बिल्कुल भी वो एक्साइटेड नहीं था इस फाइट के लिए जो कि नेक्स्ट डे होने वाली थी। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। और उसकी बॉडी जैसे कि अकड़ गई हो, बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, सोर यानी सूज गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको, इस तरीके से उसकी बॉडी फील कर रही थी बिकॉज
because of the fight they had the previous day. So obviously he was not at all happy, he was not at all excited to just show up near the pool, या फिर वो fight वो start नहीं करना चाहता था. But he could not refuse the challenge. But yes, he could not do this. वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता था इसको. अगर वो नहीं जाता पूल के इधर तो obviously उसकी बेइज्जती हो जाती है, जैसे कि वो हार मान गया हो. So he could not deny this. He could not ignore this challenge. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat, and not to just go near the pool. या वो नहीं जाता अगर फाइट करने के लिए तो डेफिनेटली वो क्या होता, वो होता एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. जैसे वो हार गया हो तो वो हार मान ली उसने, ऐसा लगता उनको जो दूसरा स्ट्रेंजर बॉय था कि रणजी आया नहीं पूल पे, इसका मतलब उसने हार मान ली, वो बिल्कुल भी अब डर गया है. From the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight. And also उसको यही लग रहा था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नहीं जाता हूँ आज के दिन, यानी कि मैं इस फाइट के लिए नहीं जाता हूँ, तो अगले दिन मैं कभी भी जाऊँगा तो फिर मुझे मार खानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर बॉय की, स्ट्रेंजर की, बिकॉज वो मुझे देखेगा पूल की तरफ तो मुझे वो फिर से मारेगा. बट ही कुड नॉट एक्विस इन हिज ओन डिफीट. एक्विस का मतलब होता है एक्सेप्ट क्वाइटली. बट यस, वो अपनी हार इतनी आसानी से, इतनी शांति से, चुपचाप नहीं मान सकता था. He must defy his enemy to the last or outwit him, for only they could be gain his respect. So obviously वो जो है उसको क्या करना पड़ता है, he must have to defy his enemy to the last. यानी उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि वो अपने दुश्मन को आखिरी सांस तक लड़ पाए, आखिरी तक उसको हरा पाए. तो ये कोशिश उसको करनी पड़ेगी. और outwit him, या तो वो उसको पूरी टक्कर दे, या तो कोई भी ना जीते या फिर वही जीते, तो उसको ऑब्वियसली ये चीज करनी पड़ेगी. फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, एंड देन ओनली ही कुड गेन दैट रिस्पेक्ट. वो उसको इज्जत मिल सकती थी. अदरवाइज क्या लगता है उस स्ट्रेंजर बॉय को कि भाई ये तो हार गया और कोई मतलब ही नहीं है, और ये आया नहीं, इसका मतलब ये डर गया है. क्लियर? सो ही कुड नॉट डू दिस, कि वो नहीं जाए, बिकॉज ही हैड टू गो एंड फेस द फाइट और फेस द चैलेंज. If he surrendered now, he would be beaten for all the time, but to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. तो वो पूरा कैलकुलेट कर रहा है, पूरा सोच रहा है कि अगर वो आज नहीं जाता है तो बाकी जब भी वो जाएगा उसको वापस से मार खानी पड़ेगी. ही वुड बी लाइक बीटन एवरी टाइम. बट यस, अगर वो आज चला जाता है, आज मार खा लेता है, आज जीत के आ जाता है, तो फिर अगले टाइम के लिए वो ऐसा सब चीजें उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी. सो इट वॉज लाइक इफ ही सरेंडर्स नाउ, अगर वो गिव अप कर देता है अभी, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम, उसको हमेशा मार खानी पड़ेगी. एंड बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे, बट अगर आज वो फाइट करता है और आज वो मार खा लेता है, इट वुड लीव हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. तो यस, ही वुड बी लाइक फ्री. उसको बिल्कुल भी वो उसके ऊपर रहेगा कि उसको किस तरीके से चैलेंजेस फेस करने हैं, आगे जाके फिर वो लड़ाई नहीं होगी. As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. And yes, जब तक वो फाइट करता रहेगा, जब तक वो लड़ता रहेगा स्ट्रेंजर बॉय से, तब तक उस पूल के आसपास वो जा सकता है, उस पूल में वो वो एंजॉय कर सकता है अपनी स्विमिंग को. अदरवाइज वो स्ट्रेंजर बॉय उसको फिर एंटर करने नहीं देगा. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting. So he was half hoping, sorry. तो yes, वो थोड़ा बहुत उसको एक होप था, एक विश था कि उसका ओपोनेंट आए नहीं वहां पर पूल की तरफ, एंड ही वाज लाइक कहीं ना कहीं काश वो नहीं आए तो फाइट ही स्टार्ट ना हो. बट यस, उसके होप्स जो है वो सारे डैश्ड, यानी दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड, ऑल रूइंड. क्यों? बिकॉज व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, बिकॉज उसने देखा कि पूल के दूसरे साइड पे एक रॉक पे वो जो ओपोनेंट था, वो जो स्ट्रेंजर बॉय है, वो बैठा हुआ है. ही हैज टेकन ऑफ हिज क्लोथ्स, ही वाज ऑल रेडी टू फाइट. सो यस, उसके जितने भी होप्स होते हैं रणजी के कि वो काश नहीं आया हो, वो सारे पानी में चले जाते हैं. दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड. क्लियर? ऑल राइट. The warrior was rubbing oil on his body. वो warrior क्या कर रहा था? बढ़िया तैयारी कर रहा था. वो उसने तेल वेल लगा लिया था अपनी बॉडी पे, and he was all getting ready to fight with Ranji. He saw Ranji beneath the salt trees and called a challenge across the waters of the pool. और वो जो स्ट्रेंजर बॉय था उसने देख लिया रंजी को कि वो साल्ट ट्रीज के नीचे खड़ा हुआ है, और उसको उसी तरीके से, यानी जो पूल के दूसरे साइड वो बैठा हुआ था, वहां से ही चैलेंजेस देना स्टार्ट कर देता है. Come over on this side and fight, he shouted. तो वो बोलता है रंजी को कि आओ इस साइड आ जाओ, पानी के इस साइड आ जाओ, पूल के, and let's just start the fight. But Ranji was not going to submit to any conditions laid down by his opponent. But yes, Ranji वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, जो भी कंडीशन, जो भी शर्तें जो है वो ऑपोजिट, जो स्ट्रेंजर था ऑपोजिट साइड पे, वो रखना चाहता था. He never wanted to fulfill all the challenges that person was giving, because obviously ये थोड़ी ना उसकी बातों को सुनने आया था. He would do what he actually wanted to do. Come this side and fight it, he shouted back with equal vigor. तो इसने बोला मैं वहां क्यों आऊं, तुम इस साइड आ जाओ. You just come to this side and we will start fighting, towards this side of the pool, and why would I listen to you. तो इस तरीके से उतने ही इक्वल विगर, उतनी ही इक्वल स्ट्रेंथ, ताकत लगाकर रंजी भी चिल्ला के बोलता है उस बॉय को कि तुम इस साइड आ जाओ, मैं उस साइड नहीं आऊंगा टू फाइट विथ यू. क्लियर? ऑल राइट.
swim across and fight me here, called the other. और जो दूसरा जो stranger boy था वो बोलता है कि यहाँ तक तुम swim करके आओ पानी में and let's just start the fight. और perhaps you cannot swim the length of this pool. अब वो stranger boy बड़ा चालाक था, उसने बोला कि तुम यहाँ swim करके आओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें swimming आती ही नहीं है, तुम इतना ज़्यादा length जो है swim करके आ ही नहीं सकते, इसीलिए तुम नहीं आ रहे हो. But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. बट रंजी का ऐसा कुछ नहीं था. रंजी जो है उतनी लेंथ को स्विम का जो पास्ट पार्टिसिपल है दैट इज स्वम. स्विम स्वैम स्वम होते हैं 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स. तो यहाँ लिखा है कि रंजी जो है वो बल्कि स्वम कर सकता है, यानी कि वो स्विम कर सकता था इस लेंथ को, इतने डिस्टेंस को, लाइक अराउंड अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, क्योंकि इसको ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छी स्विमिंग करता था वो. तो वो बहुत बार लाइक क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स वो इस लेंथ को स्विम करके पार कर सकता था, एंड दैट टू विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी कि वो थकता नहीं. एंड here he would show the warrior his superiority. और अब वो दिखाना चाहता था इस वॉरियर को कि देखो मैं कितनी अच्छी स्विमिंग करता हूँ. So slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife and surfaced with hardly a splash. और फिर उसने क्या किया, उसने अपनी जो वेस्ट पहनी हुई थी, जो ऊपर पहना हुआ था, उसने उसको निकाला, एंड देन उसके बाद उसने क्या किया, ही डाइव्ड स्ट्रेट, वो एकदम से डाइव मारी उसने पानी में, एंड into the water, cutting through it like a knife. और इस तरीके से उसने पानी में डाइव मारी जैसे कि चाकू से पानी को जो है काट दिया गया हो, इस तरीके से इतनी शार्प वे में उसकी डाइव थी. एंड surfaced with hardly a splash. and then too पानी जो है वो बिल्कुल भी स्प्लैश नहीं हुआ, यानी पानी बिल्कुल नहीं उछला, एंड इतनी ब्यूटीफुल डाइव थी किसकी, रंजी की. सो ही वॉज वेरी गुड एट स्विमिंग, एंड लेट्स सी कि इस पे वो स्ट्रेंजर बॉय का रिएक्शन क्या होगा. The warrior's mouth hung open in amazement. You can dive, he exclaimed. तो ये देखकर वो जो stranger boy था वो बहुत ज़्यादा surprised हो जाता है. He was like amazed कि वाओ कितनी अच्छी dive थी. And then he was like क्या तुम्हें dive करना भी आती है? You can dive and that too so beautifully. It is easy, said Ranji, treading water, waiting for a further challenge. और रंजी बोलता है बड़ा आसान है मेरे लिए, तो डाइव करने में कौन सी बड़ी बात है. So he was like it's very easy, and treading water means keeping oneself upright in deep water by moving the feet. और वो बिल्कुल ऐसे पानी में ऐसे रुका हुआ था, पैर से नीचे अपने पैर की मूवमेंट कर रहा होगा, and then he was like still in the water. और इस तरीके से वो वेट कर रहा था दूसरे चैलेंज के लिए कि अब बताओ अब क्या करना है. Can't you dive? तो रंजी बोलता क्या तुमको डाइव करना नहीं आता, मतलब तुम इतनी ज्यादा सरप्राइज लग रहे हो, इसका मतलब तुम्हें क्या डाइव करना नहीं आता है जैसे मैंने इतनी इजीली कर लिया. No, said the other. I jumped straight in. But if you will tell me how, I will make a dive. तो जो स्ट्रेंजर बॉय था वो बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी डाइव करना नहीं आता, मैं तो सीधे कूद जाता हूँ पानी में जैसे नॉर्मली कूदते हैं, और अगर तुम मुझे सिखा दोगे कि डाइव कैसे करते हैं, then definitely I can dive into the water. It is easy, said Ranji. तो रंजी ने बोला बड़ा आसान है, it's like easy peasy job. तो yes, तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, और वो उसको सिखाना स्टार्ट करता है. Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. तो यहाँ पे वो स्टेप्स बताता है कि तुम्हें क्या करना है. तुम्हें जो है रॉक पे खड़े हो जाओ, अपने हाथ को स्ट्रेच करो, बाहर करो, और फिर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा हेड और फीट डिस्प्लेस, यानी कि इस तरीके से कि तुम्हारा हेड तुम्हारी फीट की जगह और तुम्हारी फीट तुम्हारे हेड की जगह, इस पोस्चर में तुम्हें आकर कूदना है. सो इस तरीके से तुम्हें अपने हाथ करके ये जैसे है और तुम्हें ऐसे हो जाना है. तो क्या होगा, जो हेड है वो जो फीट की जगह आ गया, जो फीट था वो हेड की जगह आ गया. तो इस तरीके से तुम्हें डाइव करना है. The warrior stood up stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. वॉरियर ने वही किया जो स्ट्रेंजर बॉय था, उसने वही किया, खड़ा हो गया रॉक पे, अपने आर्म्स को, अपने हाथों को बाहर निकाला, एंड देन उसने डाइव किया, स्ट्रेट वो पानी में कूद गया. He landed flat on his belly. और कैसे लैंड हुआ, ऑब्वियसली पहली बार ट्राई कर रहा था डाइव करना, तो अपने पेट के बल, अपने बेली के बल जो है वो लैंड हुआ पानी में. With a crash that sent the bird screaming out of the trees. और इतनी जोर से आवाज आई, ऑब्वियसली इतना सारा पानी उछला कि जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो भी चिल्लाते हुए वहां पेड़ों से उड़ के चली गई, बिकॉज दे वर ऑल्सो लाइक कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से तूफान टाइप का आ गया जैसे. तो इस तरीके से वो पानी में लैंड तो करता है बट अपने बेली के बल करता है, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. उसकी बॉडी बड़ी हैवी थी, तो उसकी वजह से बहुत जोर से पानी की आवाज आती है, और बर्ड्स भी डर के चिल्लाकर जो है वहां से उड़ जाती हैं. क्लियर, ऑल राइट. रंजी डिसॉल्व्ड इनटू लाफ्टर. और ये देख के रंजी की हंसी निकल गई, वाज लाफिंग अ लॉट. उसको बड़ी हंसी आती कि भाई ऐसे कौन डाइव करता है. आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड. और बहुत ह्यूमरसली उसने बोला कि तुम्हारा क्या इरादा है, मतलब तुम पूरे पूल को खाली करना चाहते हो क्या, कि पानी पूरा जो है तुम्हारी बॉडी के वेट से बाहर आ जाए. इतनी जोर से तुमने स्प्लैश किया, इतनी जोर से तुम कूदे हो पानी में, ऐसा लग रहा है तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो. एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हेल. और जैसे ही ये जो वॉरियर था वो बिल्कुल सर्फेस पे आ
रहा था, यानी पूल के बाहर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक व्हेल मछली नहीं आती पानी से पुल पानी निकाल रही हो अपनी बॉडी से, उसी तरीके से ये भी बाहर आ रहा था। कौन? वॉरियर। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. Now what is feat? Clever act or special skill. ठीक है, तो ये जो बॉय था, स्ट्रेंजर बॉय या वॉरियर, वो बोलता है क्यों अच्छा नहीं था, मतलब वो बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि उसने डाइव कर ली, उसको ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, बिकॉज पहली बार वो डाइव कर रहा था। तो वो बोलता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? एंड ही वाज लाइक 100% श्योर कि ही डिड इट वेरी नाइसली। नॉट वेरी गुड सेड रंजी। तो रंजी ने बोला नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी तुम्हारी डाइव, अभी तुमको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, सॉर्ट ऑफ ऐसा बोलना चाह रहे हैं रंजी। सो रंजी वाज लाइक कि नहीं, ठीक ठाक थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी तुम्हारी डाइव। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तो रंजी बोलते हैं तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से डाइव करते हैं। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और फिर से वो खड़ा हुआ रॉक पे और फिर उसने एक परफेक्ट डाइव जो होती है वैसी डाइव मार ली जैसे कि उसने पहले किया था। The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon him from behind. तो जो वॉरियर था वो वेट कर रहा था कि हाँ ठीक है इसने डाइव मार लिया, अभी पानी में से निकल कर आ जाएगा पूल के बाहर, बट उसने क्या किया रंजी ने, वो पूरे पानी में अंडर वाटर स्विम करते हुए और फिर उसके पीछे से आ गया। किसके पीछे से? वॉरियर के पीछे से। तो वो अंडर वाटर भी इतनी ब्यूटीफुली स्विम कर सकता था। कौन? रंजी। How did you do that? asked the astonished youth. अब ये जो सरप्राइज्ड पर्सन था, astonished youth यानी ये जो सरप्राइज्ड यंग बॉय था, जो स्ट्रेंजर था, जो वॉरियर था, वो फिर से सरप्राइज हो गया कि तुमने ये कैसे किया, मतलब तुम अंडर वाटर स्विम करके मेरे पीछे से कैसे आ गए। कांट यू स्विम अंडर वाटर? asked रंजी। तो रंजी बोलते क्यों, तुम अंडर वाटर स्विम नहीं कर सकते, मतलब इतना ईजी तो होता है, तुम्हें नहीं आता अंदर पानी के स्विम करके बाहर निकलना। नो बट आई विल ट्राई इट। तो ये जो स्ट्रेंजर बॉय था बोलता है नहीं मुझे नहीं आता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको, कि मतलब ये जो अंडर वाटर स्विमिंग है बट मुझे आती नहीं है, but yes I can definitely go for it. The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom like a duck's remained above surface. Ranji however did not discourage him. तो ये जो warrior था वो क्या कर रहा था, उसने बहुत बड़ा effort किया, बड़ी कोशिश की उसने, और उसने क्या किया, he plunged यानी कि he jumped into the water, and then उसने सोचा कि बिल्कुल वो सही कर रहा है, जैसे कि पूरा वो अंदर है पानी के और बिल्कुल अंदर ही वो स्विम कर रहा है, बल्कि उसको ऐसे था जैसे डक नहीं होती है, डक जैसे अगर पानी में होती है तो कैसे उसका सरफेस के ऊपर होती है आधी बॉडी, वैसे ही ये जो पर्सन था, ये जो वॉरियर था, उसकी आधी बॉडी भी पानी के ऊपर दिख रही थी। बट यस रंजी ने उसको कुछ नहीं बोला कि भाई तुम तो सरफेस के ऊपर ही हो, कहाँ हो तुम अंडर वाटर, क्योंकि वो उसको डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। सो यस रंजी ने उसको कुछ भी नहीं बोला कि तुम्हारी जो बॉडी आधी वो पानी के ऊपर ही है। इट वॉज नॉट बैड ही सेड। और वो बोलता है कि नहीं नहीं इतना भी खराब नहीं था, अच्छा किया, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट यस तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी भले ही तुमने इतना खराब नहीं किया बल्कि बहुत खराब किया था, बट यस अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो। Will you teach me? asked his enemy. तो ये जो दुश्मन था भाई, कौन, ये जो स्ट्रेंजर बॉय था, वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे करना चाहिए, मैं प्रैक्टिस तो कर लूंगा, बट वुड यू लाइक टू टीच मी दिस? इफ यू लाइक आई विल टीच यू। तो बोलते हैं हाँ डेफिनेटली, अगर तुमको अच्छा लगेगा, इफ यू वांट आई वुड डेफिनेटली टीच यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हें सिखाने में। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। तो ये स्ट्रेंजर बोलता है कि तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा मेरे को, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे ये सब चीजें करना, डाइव करना, अंडर वाटर स्विम करना, देन डेफिनेटली मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम here every day and teach me if you like said रंजी। तो यहाँ पे वो स्ट्रेंजर बोलता है कि क्या तुम रोज यहाँ पूल पे आके मुझे सिखा सकते हो अगर तुमको सही लगे तो रंजी बोलते हैं हाँ इफ यू ओके विद इट आई वुड लव टू डू इट राइट, अगर तुम्हें सही लग रहा है कि मैं तुम्हें सिखाने यहाँ पर आऊँ पूल पे तो मैं बिल्कुल आऊंगा। They had put themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock। और फिर वो दोनों ही पानी के बाहर आ जाते हैं और दोनों जो है वो एक साथ अगल बगल में एक रॉक पे बैठ जाते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं। यानी कि क्या स्टार्ट होने वाला था, एक फाइट, खतरनाक वाली फाइट, पता नहीं कितना मारते हैं इस बार एक दूसरे को, बट यस हुआ क्या, एक दूसरे की स्किल्स देखकर, एक दूसरे की क्या, रंजी की स्किल्स देखकर इस बॉय को लगा, स्ट्रेंजर बॉय को, कि नहीं मुझे कुछ सीखना चाहिए। एंड देन वो उसका उनका जो मैटर था, उनका जो डिस्कशन का पॉइंट था वो मूव कर गया, वो शिफ्ट कर गया फ्रॉम अ वेरी वायलेंट फाइट टू व्हाट एक्चुअली दे शुड डू, दैट इज दे वर डिस्कसिंग कि कैसे अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं वो स्ट्रेंजर बॉय, या फिर ये फाइटर जो है वो वॉरियर को कैसे सिखा सकता है ये सब चीजें। डन, ऑल राइट।
माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर। तो ये जो स्ट्रेंजर बॉय था, जो वॉरियर था, फाइनली ये लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो बोलता है मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा क्या? यानी अब ये फ्रेंड्स बन रहे थे। इट इज रंजी। तो ऑब्वियसली जो फाइटर है वो बताता है कि भाई मेरा नाम क्या है? रंजी। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट? आस्क्ड सूरज। तो सूरज जो है वो रंजी से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं बड़ा ताकत वाला हूँ? यू नो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ स्मॉल बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। तो वो इस तरीके से अपने बिल्कुल आर्म को बेंड करता था कि ये जो मसल है, मेरे नहीं है सॉरी, तो उसके जो मसल है वो बिल्कुल ऐसे बल्ज करते हुए बाहर निकलते हुए दिखे। तो इस तरीके से वो अपना हाथ को बिल्कुल ऐसे बेंड करता है और मसल दिखाते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ? यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी। तो रंजी बोलता है डेफिनेटली तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। क्लियर? और देन यू आर अ रियल पहलवान। तो जब वो रंजी से पूछता है कि क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मतलब अपनी मसल वगैरह दिखाते हुए, तो रंजी बोलते हैं डेफिनेटली तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम बड़े स्ट्रांग हो, एंड यू आर लाइक अ पहलवान, बिल्कुल रियल एक फाइटर की तरह तुम दिखते हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर सेड सूरज स्लैपिंग हिज थाइज व्हिच शूक विद द इंपैक्ट ऑफ हिज हैंड। तो सूरज जो है जिस बात पे सुनता है, जब जब रंजी बोल रहे हैं कि तुम रियल में एक पहलवान हो, तो वो बोलते हैं कि देखना एक दिन मैं वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर बनूंगा, मैं एक चैंपियन बिल्कुल कहलाऊंगा इन द रेसलिंग फील्ड। और वो ये कैसे बोलता है? अपने थाइस पे बहुत जोर से बिल्कुल मारता है और उसके उस इम्पैक्ट से उसके पूरे थाइस जो है वो हिल जाते हैं। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी। और फिर ऐसे देखता है वो जैसे वो क्रिटिसाइज कर रहा हो, जैसे कुछ अजीब सा कॉमेंट करने वाला हो, इस तरीके से वो रंजी की बॉडी को देखता है, जो कि क्या था? बिल्कुल ही हार्ड थिन बॉडी थी, यानी कि बहुत ज्यादा बोनी सी बॉडी थी उसकी, फैट तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत पतलू सा था। कौन? रंजी। You are quite strong yourself, he conceded. Conceded का मतलब होता है admitted, ठीक है? तो वो बोलता है तुम भी बड़े strong हो, और एडमिट करता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम strong नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा strong हो, but you are too bony, but तुम बहुत ज्यादा ऐसा है कि तुम्हारी हड्डियां बहुत ज्यादा हैं, तुम बहुत ज्यादा पतले हो, तुम हो तो strong, बड़े ताकतवर हो, but yes तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा फ्लैश नहीं है, तुम इतने ज्यादा strong बॉडी बिल्ट नहीं है तुम्हारी, you are too bony. I know you people do not eat enough. You must come and have your food with me. तो सूरज बोलते मुझे पता है कि तुम ज्यादा खाना वाना नहीं खाते होगे, और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, सो दैट तुम्हारी बॉडी में फ्लैश थोड़ा डेवलप हो, थोड़ा फैट आए बॉडी में, इतनी बोनी बॉडी अच्छी नहीं है। I drink 1 seer of milk every day. और वो बोलता है मैं कितना? 1 seer. Seer का मतलब होता है same as sir, a unit of weight used previously in India. A sir a little less than a liter was 1/40th of a mon. यानी कि बोल सकते हो 1 लीटर से थोड़ा सा कम, ठीक है? तो वो बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट 1 लीटर का दूध पी जाता हूँ पूरे दिन में, और तुम तो थोड़ा बहुत ही खाते रहते होगे, बल्कि इतना खाना पीना चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी भी डेवलप हो। We have got our own cow. Be my friend and I will make you a पहलवान like me. तो सूरज बोलते हैं हमारे पास हमारी खुद की गाय है, वी हैव आवर ओन काऊ, तो इसीलिए हम इतना दूध वगैरह पी लेते हैं। तो तुम अगर मेरे दोस्त बन जाते हो तो फिर देखो मैं भी तुम्हें ये खाना वाना खिलाऊंगा, मैं भी तुम्हें इतना दूध दूंगा पीने के लिए, तो तुम जो है खुद भी एक पहलवान बन जाओगे। यानी सूरज ने खुद ही एक्सटेंड किया अपना हाथ टू बी फ्रेंड्स विथ रंजी। क्लियर? ऑल राइट। I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान. That is fair, isn't it? तो सूरज बोलता है कि देखो सही क्या होगा कि तुम मुझे डाइव करना और अंडर वाटर स्विम करना सिखा दो और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, तो क्या होगा? ये बिल्कुल फेयर होगा। तो वो रंजी से पूछता है तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एक फेयर जॉब होगा, तुम भी मुझे कुछ सिखाओ, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा बदले में। सो इट वुड बी लाइक एक गिव एंड टेक चीज हो जाएगी, सो इट वुड बी ऑल फेयर। That is fair, said Ranji, though he doubted if he was getting the better of the exchange. तो यहाँ पर रंजी बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, बट फिर भी उसके दिमाग में एक डाउट था, एक कंफ्यूजन था कि वेदर उसको बेटर डील मिल रही है, मतलब उसको वो पहलवान बनाएगा और उसको डाइव करना, अंडर वाटर स्विम करना सिखाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में था कि वेदर एक बिल्कुल इक्वल लेवल पे हो रही है ये चीजें या नहीं, बट येस इट वॉज लाइक ठीक है ये फेयर है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, तो वो जो सूरज है वो क्या करता है, अपना हाथ जो है रंजी के बिल्कुल गर्दन में अनेक पे रखता है, एंड ही वाज लाइक यस अब हम दोस्त बन चुके हैं, वी आर नाउ फ्रेंड्स। तो अल्टीमेटली रंजी को भी एक फ्रेंड मिल गया, पूल पे भी अलाउ हो जाएगा अब आना, एंड यस दैट सूरज वुड आल्सो बी लाइक हैप्पी विद रंजी। क्लियर? ऑल राइट। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were
बॉर्न। अनफ्लिंचिंग का मीनिंग देख लेते पहले, विदाउट ब्लिंकिंग लुकिंग स्ट्रेट एट ईच अदर। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार, बिना पलक झपकाए बिल्कुल देख रहे थे एक दूसरे को बड़े प्यार से। और इसी टाइम पे वो जो एक मोमेंट ऑफ लव और अंडरस्टैंडिंग होता है वो डेवलप हो रहा था दोनों के बीच में, एंड बोथ वर लाइक वेरी नाइस फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। तो रंजी बोलता है सूरज को, हाँ बिल्कुल हम जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी हैव नाउ बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। क्लियर? ऑल राइट। The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. तो जिस तरीके से खतरनाक वाली जो डाइव की थी ना सूरज ने, जिसके आवाज से बहुत ज्यादा डर गई थी बर्ड्स, वो सब चली गई थी, अब वो बर्ड्स भी वापस आके ब्रांचेस पे बैठ गई, इतनी अच्छी शांति हो गई थी। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड। और जो पूल था उसका पानी जो है बहुत ज्यादा शांत, स्टिल और लिम्पिड यानी बहुत ज्यादा क्लियर, इन द शेड ऑफ साल ट्रीज। और साल ट्रीज की जो है छांव पड़ रही थी पानी में, तो बिल्कुल शांत सा, बिल्कुल क्लियर सा पानी दिख रहा था। इट इज आर पूल सेड सूरज। अब सूरज ने ये नहीं बोला कि ये मेरा पूल है, बल्कि उसने बोला ये हमारा पूल है, रंजी को देखते हुए कि नाउ दिस इज आर पूल। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन। और कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे हम दोनों की परमिशन के बिना। सो नाउ रंजी इज टोटली 100% अलाउड टू एंटर टू दिस एरिया, या फिर वो पूल को यूज कर सकता था। एंड सूरज वॉज लाइक और किसी को भी हम परमिशन नहीं देंगे, या फिर कोई और नहीं आ सकता यहाँ पर हम दोनों की परमिशन के बिना। डन? ऑल राइट। Who would dare? Who would dare? said Ranji, smiling with the knowledge that he had won the day. तो यहाँ पे सूरज बोलता वैसे भी किसकी हिम्मत होगी पूल में यहाँ एंटर करने की, तो रंजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है। उसको मतलब एकदम से याद आ गया ना कि जब मैंने हिम्मत की थी यहाँ पे आने की तो क्या हाल हुआ था, इतनी मार खाई थी मैंने, तो और किसी की तो हिम्मत होने नहीं वाली है यहाँ पे आने की, बिकॉज कोई भी बिल्कुल डर जाएगा इतनी मार खाने के बाद। सो नाउ दे वर बोथ लाइक फ्रेंड्स, और दोनों ऐसे थे कि अब किसी को एंटर नहीं करने देंगे विदाउट परमिशन। एंड फाइनली दोनों जो है वो नॉर्मल हो गए, सेटल हो गई फाइट। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो फाइट कंटिन्यू तो हुई, बट कैसे वो एक चैलेंज और काउंटर चैलेंज के फॉर्म में हुई। तो अब सेकंड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। चैलेंजेस और काउंटर चैलेंजेस क्या थे कि आओ यहाँ पे स्विम करके आओ, इतनी हिम्मत है तो डाइव करके दिखाओ, अंडर वाटर स्विम करके दिखाओ। तो इस तरीके के बड़े प्यारे प्यारे से चैलेंजेस और काउंटर चैलेंजेस हो रहे थे। डन? ऑल राइट। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द NCERT क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द फाइट। सो वी हैव ऑलरेडी सीन इट्स एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, क्यों भाई हम एक झगड़े के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट वॉज कन्वेइंग अ वेरी डीप मैसेज टू ऑल ऑफ अस, दैट इज कभी भी कोई भी चीज़ होती है, या फिर जैसे अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जो आपसे सुपीरियर हो, या फिर आप किसी से मिलते हो और आपको लगता है ये मेरी चीज़ है उसने यूज़ कैसे कर लिया ऑल, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप फाइट करो, आप जेलस हो किसी से या किसी को चैलेंज करो। बेटर क्या होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। ठीक है, दिस इज द अनदर मैसेज दैट इज कन्वेड कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन, कि एग्जैक्टली उसमें सामने वाले में क्या स्किल्स हैं, उसमें क्या अच्छा है जो मुझे सीखना चाहिए, रादर देन ये देखना कि अरे मेरी जगह पे आ गया, मैं इसको चैलेंज करूँ, मैं इससे झगड़ा करूँ, बिकॉज फाइट करने से कुछ नहीं मिलता है। इट्स जस्ट दैट हम अपने आप को हार्म करते हैं, अपने मेंटल पीस को हार्म करते हैं। तो बेटर क्या है, टू स्टॉप फाइटिंग एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, लाइक ट्राई टू फाइंड समथिंग जिसमें आप दोनों मिलकर उस चीज के लिए फाइट करो, दैट वुड बी बेटर rather than fighting with each other. Clear? So this is something that we get to learn in this chapter. And also जो second half था इस chapter का, उसका जो third point है ना, वो point हम बहुत जगह यूज करेंगे। मैंने explanation में भी बताया था कि इस point को बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। So this third point can also be used in various questions that we are going to see in this particular video. So now let's just begin with all the NCERT questions that have been given in the chapter the 5. So the first question is, in what way is the forest pool different from one which Ranji knew in the Rajputana desert? तो जहाँ पे भी ये रहता था ना डेजर्ट एरिया में, वहाँ का पूल और ये जो पूल था वो कैसे डिफरेंट था। सो ऑब्वियसली यहाँ का जो पूल था, दैट इज द पूल विच वॉज देयर इन द फॉरेस्ट, विच वॉज वेरी लिम्पिड, क्लियर, पेबल्स भी दिख रहे थे, बड़ा साफ सा पूल था। बट येस, द पूल विच वॉज देयर इन द राजपुताना डेजर्ट, इट वॉज वेरी डर्टी, मडी, और बहुत स्टिकी सा पानी था उसका, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर विमेन यूज टू वॉश देयर क्लोथ्स, देन बफेलोज वर वेलोड। तो इस तरीके से यहाँ का जो पानी था इट वॉज वेरी कूल, इनवाइटिंग, बट यहाँ का जो पानी जो कि डेजर्ट का पानी था इट वॉज नॉट लाइक दैट. So in the Rajputana desert, the pools were sticky and muddy, where buffaloes were wellowed and women washed clothes. On the other hand, the forest pool was clean,
cold and inviting. Clear? तो इन वेरी शॉर्ट में आप बता सकते हो कि स्टिकी सा मडी सा पूल था या पानी था जो कि राजपूताना डेजर्ट में था, बिकॉज वहाँ बफेलोज वर वेलोड, देन जो विमेन थी दे यूज्ड टू वॉश देयर क्लोथ्स, इट वाज ऑल डर्टी. बट यस, ये जो फॉरेस्ट का पूल था वो बहुत ज़्यादा क्लीन, साफ, बहुत कूल, ठंडा पानी था, एंड ऑल्सो इट वाज वेरी इन्वाइटिंग, वेरी अट्रैक्टिव. डन? ऑल राइट. Next is the other boy asked Ranji to explain himself. What did he expect Ranji to say? यानी कि जब दूसरा बॉय, जब स्ट्रेंजर देखता है ना रंजी को पूल के इधर, तो वो बोलता है व्हाट आर यू डूइंग है मिस्टर. तो वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूछा गया है. सो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी रंजी बोलेंगे सॉरी 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 माफ कर दो, मैं इस पूल पे नहीं आऊंगा. तो मे बी ही वाज एक्सपेक्टिंग अपॉलॉजीज फ्रॉम रंजी, बट दैट वाज नॉट समथिंग जो हुआ. सो द अदर बॉय एक्सपेक्टेड रंजी टू से सॉरी फॉर एंटरिंग द फॉरेस्ट पूल विदाउट सीकिंग हिज परमिशन. क्लियर? सो इट वाज ओवरऑल कि ये जो दूसरा बॉय था यानी सूरज, जिसका नाम हम जानते हैं, सो सूरज वांटेड ओवरऑल दैट रंजी शुड अपॉलोजाइज, शुड से सॉरी दैट विदाउट अ परमिशन ही एंटर्ड इन द पूल. डन? ऑल राइट. Next is, was he in your opinion right or wrong to ask this question? आपको क्या लगता है जो सूरज ने क्वेश्चन किया वो सही था कि नहीं? Absolutely wrong, because क्योंकि वो पूल में कहीं नाम नहीं लिखा था कि दिस इज सूरज का पूल, राइट? तो इसीलिए ऑब्वियसली ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी, दिस वाज नॉट बिलोंगिंग टू द पर्सन, सो ही हैड नो राइट टू जस्ट ऐसे हवा में कह देना कि दिस पूल इज माइन. सो यस, ऑब्वियसली ही वाज नॉट एट ऑल राइट एट हिज प्लेस. सो ही वाज रॉन्ग टू आस्क द क्वेश्चन एज द पूल वाज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, इट कुड बी यूज्ड बाय एनीबॉडी. सो इट वाज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इट वाज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी, तो कोई भी यूज कर सकता है. सो ही वाज नोबडी टू आस्क दिस क्वेश्चन कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. डन? ऑल राइट. Next is between Ranji and the other boy who is trying to start a quarrel. Give a reason for your answer. Quarrel मतलब झगड़ा, argument, ठीक है? तो कौन स्टार्ट कर रहा है? ऑब्वियसली भाई यहाँ पे बताया भी है कि रंजी वॉज थिंकिंग टू बी फ्रेंडली विथ सूरज, बट यस सूरज वो समवेयर हैविंग दैट टोन जो कि एक एनिमिटी वाली, एक इलविल वाली टोन थी. सो सूरज वॉज नॉट द वन जो कि यू नो फाइट को कम करना चाह रहा हो, या फिर कह सकते हो सूरज वॉज द वन विच वॉज ट्राइंग टू बिल्ड और arouse this fight or argument. So between Ranji and the other boy was trying to start the quarrel. जो दूसरा boy था यानी सूरज था, he was trying to start the quarrel. This is evident from the fact that when he saw Ranji near the pool, he asked Ranji to run away from the pool and told him that the pool belonged to him. Even when Ranji tried to be friendly with the other boy, he deliberately picked up the fight. Clear? तो ये जो लाइन है ना, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, ये आप हमेशा यूज कर सकते हो जब भी आप कुछ प्रूफ कर रहे हो, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से देखा जा सकता है या बहुत ज्यादा अच्छे से प्रूफ किया जा सकता है कि रंजी जो है वो ट्राई कर रहे थे या उनकी कोशिश थी कि वो फ्रेंड्स बने, बट यस जो अदर बॉय थे ही वाज ट्राइंग टू पिक अप द फाइट. वो सिर्फ ये बोल रहा था निकल जाओ इस जगह से, ये मेरा पूल है, यू शुड जस्ट रन अवे फ्रॉम हियर. और उसके बाद भी रंजी अगर नॉर्मली बात कर रहे थे तो वो हमेशा झगड़े को स्टार्ट कर रहे थे. ही वाज लाइक कि मैं तुम्हें मारूंगा, उन्होंने स्टार्ट किया था फाइट करना, राइट? सो यस, इट वाज ओनली सूरज हु वाज ट्राइंग टू पिक अप द फाइट और ही वाज ट्राइंग to start the quarrel. Next is, then we will have to continue the fight, said the other. What made him say that? तो ये जो था ना, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, वो कौन बोलता है? ये सूरज बोलता है. कब बोलता है? जब ये लोग इतना ज्यादा लड़ चुके होते हैं, भगवान इतना ज्यादा मारते एक दूसरे को, उसके बाद जब थक जाते हैं दोनों, एग्जॉस्टेड दे आर, सो दे आर लाइक एट अ डिस्टेंस, खड़े हो जाते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, और क्या तुम इस पूल से अब जाओगे कि नहीं जाओगे? तो रंजी वॉज लाइक नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं तो आऊंगा, मैं नेक्स्ट डे भी आऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा. तो तब सूरज बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी. क्लियर? सो व्हेन बोथ रंजी एंड सूरज फॉट फॉर अ व्हाइल एंड exhausted, बहुत ज्यादा थक चुके थे. After a moment of silence, सूरज asked Ranji whether he was ready to leave the pool or not. तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी शांति हो जाती है. उसके बाद सूरज पूछते हैं रंजी से क्या तुम पूल छोड़ने के लिए रेडी हो या नहीं? रंजी told him that he will not go. तो रंजी बोलते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. When he saw that Ranji did not accept defeat and was not listening to his words, he said that the fight between them would continue. तो जब सूरज को दिख गया कि नहीं ये तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसा है कि मैं नहीं जाऊंगा पूल से, इसका मतलब हमें लड़ना जो है वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट व्हाई नॉट? सो यस, दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि मैं यू नो फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, और हमें तुम इस पूल को छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? तो रंजी वाज लाइक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. तो इस पे दोनों का क्या फाइनल होता है कि सूरज देख लेते हैं, यानी जो अदर बॉय है ही अंडरस्टैंड्स कि भाई ये तो हार नहीं मान रहा है. सो ही सेज टू रंजी कि देन वी नीड टू कंटिन्यू द फाइट. बट क्या फाइट कंटिन्यू होती है? बिल्कुल भी नहीं. दोनों सिर्फ एक दूसरे को बोलते रहते हैं, बट बोथ ऑफ देम वर सो एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द फाइट दे हैड फॉर सो मच टाइम. तो इस
वजह से दोनों ही इनिशिएटिव नहीं लेते। एंड देन जब ये एक दूसरे से ऐसे बोल रहे हैं कि मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, तो साइलेंस के बीच में वो जो टाइम था उसमें उस अदर बॉय को यानी सूरज को एक आइडिया आता है। ही गेट्स एन इंस्पिरेशन एंड ही जस्ट टेल्स रंजी कि भाई नेक्स्ट डे हम जो है फाइट को कंटिन्यू करेंगे अगर तुम में हिम्मत है और तुम पूल पे अगले दिन आते हो। डन, ऑल राइट। So no, the fight did not continue as both of them were tired after fighting for so long। तो ये जो फाइट जो करा उन्होंने इतनी देर तक, उसके बाद वो जो है दोनों ही टायर्ड थे, एग्जॉस्टेड थे, तो इसलिए फाइट कंटिन्यू नहीं होती है। आफ्टर दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट नीदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव। और जैसे एक दूसरे को वो बोलते हैं कि हाँ भाई फाइट हम कंटिन्यू करते हैं, तो दोनों में से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है। Then the other boy said that they would continue the fight the next day if Ranji dared to come back to the pool। और फिर दूसरा बॉय जो था वो बोलता है कि हाँ अगर तुम में हिम्मत है तो फिर तुम अगर अगले दिन आओगे तो फिर हम फाइट जो है वो अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। सो यस, उस वक्त तो ये फाइट कंटिन्यू नहीं होती। और क्यों नहीं होती? बिकॉज दोनों ही थक गए थे, दोनों इनिशिएटिव नहीं लेते, और फिर सूरज जो है उनके पास आइडिया आता है कि भाई अगले दिन हम जो है फाइट को कंटिन्यू करते हैं। डन, ऑल राइट। What is it that रंजी finds difficult to explain at home? जैसे ही रंजी अपने घर पहुंच जाते हैं तो क्या था जो बहुत ज़्यादा difficult find करते हैं to explain at home? So when Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms। तो जैसे ही रंजी घर पहुंचते हैं ऑब्वियसली वो बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए कि एक्सप्लेन कर पाते कि वो जो ब्रूसेस थे, वो जो कट्स थे उनकी बॉडी पे, वो कैसे आए। तो वो एक्सप्लेनेशन उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट एंड ऑल्सो ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हाइड द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली लड़ाई में इन्वॉल्व था। तो येस, वो अपनी चोट और अपनी ये जो लड़ाई की बात है उसे नहीं छुपा पाता। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार। व्हाट डज ही विश टू डू? तो रंजी जो है वो अपने एनिमी को, अपने एडवर्सरी को बाजार में देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उनकी क्या मर्जी थी इनफैक्ट, यानी जो इम्पल्स की बात हुई है। सो एट फर्स्ट उनकी विश थी कि वो क्या करें, इधर उधर अपना अपने फेस को टर्न कर ले, इधर उधर देखने लगे और उसको इग्नोर करें। सेकंड विश थी कि वो अपना लेमोनेड का बॉटल फेंक के मार दे, किसके मुंह पे, उस एडवर्सरी, उस एनिमी यानी कि ओपोनेंट सूरज पे। सो व्हेन रंजी सॉ हिज एडवर्सरी इन द बाजार, ही फर्स्ट वांटेड टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर एंड हिज सेकंड impulse was to throw the lemonade bottle at his enemy। So it was very clear, उसका एक ही काम था, दो ही चीजें थी दिमाग में चल रही थी, या तो लेमोनेड फेंक के मार दूं या फिर इधर उधर देख लूं। बट वो दोनों ही चीजें नहीं करता, वो बहुत ही एक एंग्री टोन के साथ स्काउल करता है, स्टेयर करता है किस पे, उसने एडवर्सरी पे। What does he actually do and why? So yes, he scowled at the adversary because he was like कि मतलब उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको देखकर कि ये वही है जिससे इसकी वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा छोटे पड़ी और हमने इतनी मार खाई है। So Ranji stood his ground and scowled at his passing adversary Suraj because he did not want to pick unnecessary fights with the other boy in the market। So why did he just scowl? और कुछ क्यों नहीं किया? Because obviously market में फिर लड़ाई नहीं कर सकते थे वो। अगर वो कुछ ऐसा करता कि वो लेमोनेड फेंक देता उसके मुंह पे, तो obviously फिर लड़ाई होती, फिर एक दूसरे को मारते, मिलता कुछ नहीं। So he never wanted to pick up unnecessary fights and also he was not ready, he was exhausted। वो वैसे भी अगले दिन नहीं जाना चाहता था, but yes, he had to go। So yes, this is the reason why he did not pick up any fight or why did not he use or do what he was like feeling to। Clear? All right। Next is Ranji is not at all eager for a second fight। Why does he go back to the pool then? तो रंजी जो है बिल्कुल भी ईगर नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं था सेकंड फाइट के लिए। फिर वो क्यों चाहता है? ऑब्वियसली वो समझ जाता है कि अगर वो अभी सरेंडर कर देगा, अभी हार मान जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसको फिर अगली बार जब पूल पे जाना होगा तो फिर वो उसी को मार खानी पड़ेगी, फिर फाइट होगी, या फिर वो सूरज को लगेगा कि ये हार मान ली है इसने और ये सॉर्ट ऑफ वीक है या फिर डर गया। क्लियर? सो उसकी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। दैट इज ऑल्सो द अदर रीजन। सो दो रंजी वॉज नॉट एट ऑल ईगर टू फाइट येट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द पूल एज ही कुड नॉट एक्विस हिज ओन डिफीट। तो वो खुद की हार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था साइलेंटली। दैट्स व्हाई ही थॉट नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। He had to defy his enemy to the last or outwit him to gain his respect, and he had to like fight with his enemy या फिर उसको हराना था last time, बिल्कुल last moment तक। So he could not give up। If he would have surrendered, then he would have been beaten for all time। अगर अभी surrender करते तो आगे जाके हमेशा उसको मार खानी पड़ती सूरज से। Done? All right। Next is who was the better swimmer? How do you know it? Obviously, very clearly, Ranji is a very better swimmer. In fact, he is the only one जो बहुत अच्छी स्विमिंग करता है, because सूरज को डाइव करना भी नहीं आता, उसको अंडर वाटर स्विमिंग भी नहीं आती। और ये कैसे पता चलता है? बिकॉज ये दोनों इंसिडेंसेस हमें बताएं कि किस तरीके से एक परफेक्ट डाइव मारते हैं रंजी, और इसको देख के सूरज जो है उनका मुंह खुला खुला रह जाता है। ही इज वेरी अमेज्ड एंड ही इवन आस्क्ड रंजी टू टीच हिम। So Ranji was definitely a better swimmer। This is evident from the fact that he dived straight into
the water and surfaced towards the other end of the pool quickly when Suraj made of fun of Ranji. तो जैसे ही सूरज रंजी को मॉक करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें शायद स्विम करना आती नहीं होगी इतनी लेंथ, तो उसने फिर भी स्विम कर लिया एंड ही वाज एबल टू डू इट सो ब्यूटीफुली, और इतने अच्छे से डाइव करता है वो, और ये देख के सूरज वाज आल्सो अमेज्ड. He would be able to swim across the pool or not. Suraj was also amazed to see Ranji dive and asked him to teach him to dive. तो बहुत अच्छी से डाइव करते थे रंजी, और यही देख के प्रूफ होता है कि yes, he was a very 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 better swimmer. Done? All right. ऑल्सो चाहो तो इसमें अंडर वाटर स्विम वाला भी इंसिडेंट प्रूफ कर सकते हो या लिख सकते हो. अगर लॉन्ग आंसर आया तो वो दूसरा हो जाएगा एग्जाम्पल या प्रूफ कि क्यों बेटर स्विमर थे कौन, रंजी. What surprises the warrior? तो जो वॉरियर था या सूरज था वो किस बात पे सरप्राइज थे, उसकी डाइव देख के और उसके अंडर वाटर स्विमिंग को देख के. सो व्हेन रंजी डाइव्ड इनटू द वाटर परफेक्टली, सूरज वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस, बिकॉज सूरज को नहीं पता था कि इतनी अच्छी परफेक्ट डाइव जो है कोई कर सकता है या फिर उसको आती है, बिकॉज सूरज को नहीं आती थी. लेटर रंजी अगेन एग्जीक्यूटेड अ परफेक्ट डाइव एंड स्वैम अंडर द वाटर, केम अपॉन सूरज फ्रॉम बिहाइंड. और उसके बाद वो फिर से एक और बार डाइव करता है, पूरी वाटर लेंथ को अंडर वाटर स्विम करके आ जाता है, एंड देन वो पीछे आ जाता है, सूरज के खड़े हो जाता है. तो ये देखकर भी वो अमेज था. द वॉरियर सूरज वाज surprised at Ranji's skills. So overall he was amazed, he was surprised to see Ranji's skills, not only of diving perfectly but also of the underwater swimming. Clear? All right. Next is now what they are at the pool. Why don't they continue the fight? अब ये जब पूल पे आ ही गए हैं तो फिर लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दोनों को समझ आ गया था, वही जो थर्ड पॉइंट है उसको बार बार मैं यूज करूंगी यहाँ पे, कि दोनों को समझ आ गया था कि कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि एक दूसरे की वो स्किल्स को एडमायर करने लगते हैं. यानी एक दूसरे की क्या, सूरज को दिख जाता है कि रंजी के पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं, और फिर वो रंजी को प्रॉमिस करता है कि तुम मुझे ये सिखाओ अंडर वाटर स्विमिंग और डाइव करना, और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा. डन? ऑल राइट. So though both Ranji and Suraj were at the pool together to continue the previous day fight, yet they were not fighting with each other because Suraj the warrior was taken by surprise when he saw Ranji's skills like diving and swimming under water. तो दोनों ही पूल पे थे, दोनों लड़ाई करने ही गए थे एक दूसरे से. बट यस, वो लड़ाई इसीलिए नहीं करते बिकॉज सूरज जैसे ही रंजी की स्किल्स देखता है वो अमेज्ड हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है. He wanted to learn these skills from Ranji and he wanted कि रंजी उसको सिखाए ये सारी चीजें. On the other hand, Suraj promised Ranji that he would make him a पहलवान like him. और जैसे सूरज थे हट्टे कट्टे पहलवान से, तो वो रंजी को प्रूफ प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें भी पहलवान बना दूंगा, तुम बड़े बोनी हो तो तुम्हें थोड़ी फैट की जरूरत है, सो आई वुड मेक श्योर कि मैं तुम्हें वो खाना प्रॉपर डाइट दूं जिससे तुम भी पहलवान बन जाओ. Thus both of them understood that the best solution does not lies in fighting each other but fighting together for something. तो this again I have used this line, so you know कि आप इस लाइन को किस तरीके से यूज कर सकते हो किन क्वेश्चंस में. डन? ऑल राइट. Next question is Ranji's superiority over the other boy is obvious in the following ways. यानी कि हमको different phrases दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि रंजी जो है वो सूरज से किन चीजों में बेहतर था. ठीक है, नंबर 1 बोला है फिजिकल स्ट्रेंथ. तो भाई फिजिकल स्ट्रेंथ तो किस में थी, सूरज में थी, तो ये रंजी के लिए नहीं हो सकता. नेक्स्ट गुड डाइविंग. गुड डाइविंग किसको आती थी, रंजी को, तो यस रंजी वॉज बेटर, तो एक ही आंसर हो जाएगा. देन हिज बीइंग अ फाइटर. देखो दोनों का ही फाइटिंग नेचर हमें दिख रहा है, दोनों ही फाइटर्स हैं. देखा जाए तो नाम नहीं बोला है कि वो फाइटर है या नहीं, दोनों ही फाइटर्स हैं, बिकॉज रंजी भी अपना इक्वल दे रहा था और सूरज भी अपना इक्वल दे रहा था. तो दोनों ही अभी तक जीते नहीं थे, ड्रॉ हो गया था, राइट. तो इसीलिए दोनों के लिए जाता है. सो दिस इज फॉर बोथ. तो हम एक दूसरे को चूज नहीं कर सकते कि हाँ रंजी बेटर है. नेक्स्ट सेंस ऑफ ह्यूमर रंजी में ज्यादा है. कैसे प्रूफ होता है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सडू टाइप का था, सूरज थोड़ा सा ऐसा था गुस्से वाला, और रंजी जो है वो मजाक करते हैं. जैसे एक इंसिडेंट यहाँ पे मिलता है सेंस ऑफ ह्यूमर का, कि जब वो डाइव मारता है ना सूरज, तो उसको बोलते तुम क्या पूल खाली करने का सोच रहे हो, तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता है. यस रंजी हैड दैट. स्विमिंग अंडर वाटर ऑब्वियसली अगेन जैसे गुड डाइविंग रंजी का है वैसे ही स्विमिंग अंडर वाटर वुड ऑल्सो गो विथ रंजी. मेकिंग अ गुड पॉइंट. गुड पॉइंट जो है वो ज्यादा अच्छे सूरज ने बनाया, राइट, कि अगले दिन फाइट करते हैं या तो मुझे सिखा दो, तो ये सूरज के लिए जाना चाहिए. विलिंगनेस टू हेल्प किसमें थी, रंजी में ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसको सिखाने की हेल्प की उसमें विलिंगनेस थी. वो बोल रहा था हाँ ईजी है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो ये उसकी इसमें थी. ठीक है, मदद करने की एक चॉइस जो थी या एक इच्छा जो थी वो रंजी में दिख रही है. सो यस अगर हम यहाँ पे देखें तो गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर, विलिंगनेस टू हेल्प, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो रंजी के साथ जाते हैं. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What according to you makes the two adversaries यानी दोनों enemies turn into good friends in a matter of minutes? Explain it as you have understood it. तो देखो ये आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो. आपको क्या लगा कि दोनों दोस्त कैसे बन गए. ठीक है, एक तो इसमें रीजन ये भी है कि दोनों ने एक दूसरे में ये देखा कि उनकी स्किल्स, राइट, यानी कि वो जो थर्ड पॉइंट है वो तो यहाँ आएगा ही आएगा. दूसरी बात, रंजी में वो स्किल्स दिख गई सूरज को एंड ही वाज लाइक तुम मुझे सिखाओ. रंजी हैड द विलिंगनेस टू हेल्प, वो सिखाता है. तो दोनों एक तरीके से एक म्यूचुअल कंसेंट पे आते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं
कि तुम मुझे ये सिखा दो स्विमिंग अंडर वाटर एंड डाइविंग और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा. क्लियर? ऑल राइट. So the two adversaries turned into good friends in a matter of minutes because they started admiring each other's good qualities rather than fighting for silly reasons. Number one, एक दूसरे की अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटी, अच्छी स्किल को एडमायर करना स्टार्ट कर दिया था. स्पेसिफिकली सूरज ने. इस वजह से भी उनकी ये जो फाइट थी वो फ्रेंडशिप में चेंज हो गई बिकॉज दे वर नॉट फाइटिंग ऑन ये छोटी मोटी सी चीजें ऑन सिलिंग रीजंस. बोथ ऑफ देम वर एग्जॉस्टेड ड्यू टू फाइटिंग. नेक्स्ट था भाई दोनों ही थक गए थे तो लड़ाई दोनों को ही नहीं करनी थी. बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, गाइडेंस एंड सपोर्ट. और दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प, दोनों को एक दूसरे का गाइडेंस, कैसे डाइव करना एंड ऑल, सपोर्ट कि हाँ पहलवान बना दूंगा. तो ये तीनों ही चीजें दोनों को चाहिए थी. सूरज वांटेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम रंजी व्हाइल रंजी लाइक द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग रेसलर विद हेल्प ऑफ सूरज. तो ये सूरज को चाहिए था कि वो डाइविंग सीख ले, अंडर वाटर स्विमिंग सीख ले और रंजी भी बड़ा खुश था कि वो पहलवान बन जाएगा. Thus both of them understood that the best solution does not lies in fighting each other but fighting together for something. Again my favorite line from this chapter. ये line आप इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो. Done? All right. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि आपको अगेन इस चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है. इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस? व्हाट एल्स कैन बी डन टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट? क्या सिर्फ लड़ाई ही एक अकेला ऑप्शन होता है? दो अगर मतभेद है या दोनों के बीच में एक कोई चीज है जिसमें दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों अलग अलग चीजें मानते हैं, तो क्या फाइट करना ही ओनली सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं. फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन, इट्स द लास्ट थिंग वन शुड ऑप्ट फॉर. इवन वन शुड नॉट ऑप्ट फॉर रियल. राइट? सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन. अगर दोनों बैठ के शांति से, शांत स्वभाव के साथ, बिना गुस्से के कम्युनिकेट करें या डिस्कस करें कि भाई क्या दिक्कत है, क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड करें, दैट इज द बेस्ट थिंग. नंबर 2 ये भी लिख सकते हो कि अगर कोई थर्ड पार्टी हो या कोई मिडिल मैन हो जो कि एक तरीके से बता सकता है इन दोनों को कि भाई तुम्हारी गलती है, हाथ मिलाओ. ठीक है? तो इस तरीके से एक कम्युनिकेशन तो बेस्ट चीज होती है हर एक चीज में. जब भी कोई भी चीज आपको लगती है कि नहीं ये गलत हुई है या ये सामने वाला गलत है, तो अगर उसको कम्युनिकेट कर लो, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो नॉर्मली, अच्छे से, प्यार से, तो वो बेस्ट चीज होती है. डन? ऑल राइट. So no, fighting is not the only way to resolve differences of opinion. It is not the only last option. Any differences can be resolved by talking to each other and remaining calm and composed. ये शांत रह के और एक दूसरे से बात करके कोई भी चीज सॉल्व हो सकती है. The best way to reach a mutually acceptable settlement is by trying to find a solution to end the fight and learn from each other's skills. तो बेस्ट जो चीज होती है वो यही है कि दोनों म्यूचुअली सेटलमेंट पे आ जाएं, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट पे आए, एंड देन बोथ ऑफ देम ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड एंड द फाइट देयर एंड देयर इटसेल्फ. तो वो सोल्यूशन जिससे फाइट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं फाइट को, वो ढूंढना. देन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बाय रिमेनिंग काम एंड कंपोज्ड एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर स्किल्स इज समथिंग जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए सो दैट एक फाइट एंड पे आ जाए. क्लियर? सो these are the ways जिससे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. डन? ऑल राइट. Next is, have you ever been in a serious fight only to realize later that it was unnecessary and futile? Share your experience or views with others frankly and honestly. देखो, सबसे पहला तो कि क्या सीरियस फाइट जो है हम आए किसी हमने बहुत ज़्यादा सीरियसली लड़ लिया, फिर बाद में हमको रियलाइज हुआ यार ये तो फालतू था, क्यों ही लड़े, मतलब कहीं नहीं था. राइट? इट वॉज ऑल वेस्ट, इट वॉज ऑल फ्यूटाइल. तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या. तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी, बट आपको अपने एक्सपीरियंसेस खुद ही करने हैं कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है क्या जहां आपने लड़ाई की और आपको लगा नहीं ये गलत था, मतलब कहीं नहीं था, बल्कि मुझे बात करनी चाहिए थी, उससे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन निकलता. क्लियर? ऑल राइट. So people usually fight over minor issues many times. तो लोग जो है उनका एक कॉमन होता ही है, देखने को मिलता ही है कि छोटी मोटी चीजों पे झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं. They choose to fight rather than trying to resolve it. And there are very less people, बहुत कम लोग होंगे, few लोग होंगे जो कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि सारे लोग क्या करते हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने की, झगड़ा बढ़ाने की, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. So there are many people who fight rather than finding a solution of it. Arguing and fighting harms both the parties. और ऐसा नहीं है कि चिल्ला चोट करने से, लड़ाई करने से सिर्फ आपको सामने वाले को नुकसान होता है, दोनों ही एक तरीके से वो नुकसान को झेलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वॉर्स देखें, हमारी जो युद्ध वगैरह हुए हैं उसमें जो पार्टी जीती भी है उसका भी एक नुकसान होता है, उनके कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कितना ज्यादा पीस जाता है, इतने दिन जाते हैं, वेस्ट होता है. तो जब भी फाइट होती है तो सिर्फ जो हारने वाली पार्टी उसका ही हार्म या उसका ही नुकसान नहीं होता, बल्कि दोनों ही जो है सफर करते हैं. बोथ सफर इक्वली एंड फील सॉरी लेटर ऑन. और दोनों को ही बहुत बुरा लगता है, दोनों ही रिग्रेट करते हैं कि भाई क्यों लड़ाई कर ली. क्लियर? अब आप लोग को अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे खुद ही शेयर करना है. सो ऑल द बेस्ट कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस खुद ही यहाँ पे शेयर करो. डन? ऑल राइट.
Next is, why do some of us find it necessary to prove that we are better than others? Will you be amused or annoyed to read the following sign at the back of the car in front of you? I may be going slow but I am ahead of you. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्यों लोग जो हैं वो फालतू में इस चीज़ को मानते हैं कि जब भी उनको किसी से अपने आप को बेहतर प्रूफ करना होता है तो वो ज़्यादा सही समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रूफ करो। अगर आप सच में किसी से बेहतर हो, एक तो वो खुद ही खुद दिख जाता है। दूसरी बात, अगर आप प्रूफ करने में लग जाते हो तो आपका मेंटल पीस कितना डिस्ट्रॉय होता है, आपके दिमाग में वही चलता रहता है और आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हो। क्लियर? एंड दिस इज समथिंग जो कि एक हैबिट होती है, वी कुड से, ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है कि अगर आपकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी है, ठीक है, देयर इज दिस साइन एट द बैक ऑफ द कार इन फ्रंट ऑफ यू। एक कार है आपकी गाड़ी के आगे है और उसके पीछे ये लिखा हुआ है, आई मे बी गोइंग स्लो, मैं भले ही धीरे गाड़ी चला रहा हूं बट आई एम अहेड ऑफ यू, यानी मैं तुमसे आगे हूं। ठीक है, तो ये चीज जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी कि आप जो है अनॉयड हो जाएंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, राइट? तो ये जो चीज है इस पे भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। देयर इज अ आंसर दैट आई वुड मेंशन इन द क्वेश्चंस, तो आप जो है उसको देख लो एक बार। क्लियर? ऑल राइट, तो फर्स्ट पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अ कॉमन हैबिट ऑफ ह्यूमंस टू ट्राई टू प्रूव दैट दे आर बेटर देन अदर्स। हर एक ह्यूमन बीइंग की ये छोटी सी हैबिट होती है कि वो दूसरे से अपने आप को बेहतर प्रूव करना चाहते हैं। They feel happy to pull somebody down, and yes, लोगों को बड़ा मजा आता है किसी को पुल डाउन करने में, लेग पुल करने में, किसी को अपने आगे नीचे दिखाने में, नीचे गिराने में, ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। Some try to show off by pretending that they are superior to others and try to mock them. कुछ लोग होते हैं जो बड़ा शो ऑफ करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हाँ देखो मैं बेहतर हूँ। They are like fake people, and then जैसे ही वो सामने वाले का मजाक उड़ा देते हैं या सामने वाले की हंसी उड़ जाती कहीं पे भी, तो उनको बड़ी मजा आती है। So this is done by them to satisfy the ego and feel good. अब ये लोग क्यों करते हैं? ऑब्वियसली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और अपने मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरे की बेइज्जती करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड टू फील गुड, एंड दैट इज समथिंग वेरी टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। वो खुशी जो है वो परमानेंट नहीं होती, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, बट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। नाउ ये जो साइन की बात है वो है सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन। इफ आई वुड रीड द साइन, आई मे बी गोइंग स्लो बट आई एम अहेड ऑफ यू, एट द बैक ऑफ द कार इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड टेक इट ऑन अ लाइटर नोट एंड लाफ इट ऑफ। सो आई वुड चूज ऑप्शन ऑफ गेटिंग अम्यूज, लाइक मेरी तो हंसी निकल जाएगी, अभी पढ़ के ही निकल रही थी मेरी हंसी। सो येस, आई वुड नॉट बी अनॉयड, बिकॉज क्या हो गया, लिखने से क्या होता है, लाइक जो आपके एक्शन से वो प्रूफ करते हैं कि आप सच में किसी से आगे हो या नहीं, आप सबसे अच्छा बेहतर कुछ कर रहे हो कि नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं। क्लियर? सो आई वुड बी डेफिनेटली अम्यूज्ड एंड आई वुड जस्ट लाफ इट ऑफ। मैं उसको बड़ी लाइट हार्टेड वे में लूंगी और उसको ऐसे हंसी में उड़ा दूंगी। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of all the NCERT solutions of the chapter The Fight. I hope आपको ये सारे questions clear हुए होंगे. You are ready to share your experiences in the questions where I told you कि आप अपना point of view लिख सकते हो. Definitely go for it. Do not try to mug up the answers. Do not try to just read it और उसी तरीके से copy paste करने की जरूरत नहीं है. Try to write your own answers. Try to form your answers. Clear? So all the best for that. And yes, with this we come to an end of this video. But in the next video we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. और इस topic की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।